अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे शख्स जो चुनाव लड़ाने में और जिताने में माहिर हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो डेटा को एनालाइज करने के मास्टर हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सबके साथ काम किया है। प्लीज वेलकम राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर। और आपकी अदालत में आज हमारे जज भी बहुत खास हैं। 42 साल से लंदन में रहकर बीबीसी के लिए काम करते रहे हैं। प्लीज वेलकम नरेश कौशिक। और इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, आज के जज नरेश कौशिक की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और पहला इल्जाम लगे प्रशांत किशोर पर। इससे पहले एक नजर प्रशांत किशोर के बैकग्राउंड पर। राजनीति की दुनिया के जबरदस्त रणनीतिकार, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में प्रख्यात प्रशांत किशोर ने देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है। प्रशांत किशोर को पहली बार नोटिस किया गया जब उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के कैंपेन की स्ट्रैटेजी बनाई, मार्केटिंग और जनसंपर्क का प्लान बनाया और मोदी की भारी जीत हुई। प्रशांत किशोर ने 2015 में बिहार में नीतीश कुमार को जितवाया, पंजाब में अमरिंदर सिंह को और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को चुनाव में विजय दिलवाई। 5 साल में प्रशांत किशोर की रेप्यूटेशन ये बन गई कि वो अपनी रणनीति से चुनाव जितवा सकते हैं। इसके बाद तो लाइन लग गई। प्रशांत किशोर ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए रणनीति बनाई, तमिलनाडु के चुनाव में एम.के. स्टालिन की जीत का रास्ता दिखाया, बंगाल में ममता बनर्जी के लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाई, तीनों जगह भारी जीत हासिल हुई। प्रशांत किशोर चुनाव के लिए ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन कैंपेन चलाने में माहिर हैं। ये नेताओं को पदयात्रा कराते हैं, सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, क्या वादे करने हैं ये बताते हैं। 2021 में प्रशांत किशोर ने चुनाव रणनीतिकार का काम छोड़ दिया। अक्टूबर 2022 में प्रशांत किशोर ने बिहार में जन सुराज यात्रा की शुरुआत की। वो बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को जगाने के काम में लगे हैं। 10-10 इलेक्टोरल विक्ट्रीज के आर्किटेक्ट प्रशांत किशोर आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि प्रशांत किशोर कौन है। चुनाव आते ही बड़े बड़े नेता इनके पीछे दौड़ने लगते हैं। इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे ये बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जितवा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम प्रशांत किशोर पर। आपकी अदालत में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर पर आरोप है कि ये एहसान फरामोश हैं। प्रशांत जी, आपके बारे में सारी दुनिया ही जानती है कि आप नरेंद्र मोदी की खोज थे। वो आपको चुनावी राजनीति में लेकर आए। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर आपने उनके चुनाव का काम किया। लेकिन मेरी जानकारी यह है कि आपको राहुल गांधी लेके आए थे। आप राहुल गांधी की डिस्कवरी हैं। डिस्कवरी तो मैं किसी की नहीं हूँ। मैंने राहुल गांधी के साथ एक छोटा सा असाइनमेंट पहले करा है, बट दैट वाज इन द स्पेस ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो कि मेरी ट्रेनिंग है। वो कोई पॉलिटिकल काम के लिए नहीं है। 2007-8 के दौर में मैंने अमेठी में उनका एक हॉस्पिटल है मुंशीगंज, जहाँ गेस्ट हाउस है, वहाँ पे संजय गांधी हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में मैंने कुछ काम करा था उनके साथ।
उसके बाद फिर मैं देश से बाहर चला गया। लेकिन वापस मैं जब लौट के आया तो मोदी जी के साथ भी मैं काम तो पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन की ही करने आया था। फिर धीरे धीरे एज द डेस्टिनी वुड बी कि वो मैं करने लगा जिसको आजकल लोग चुनावी रणनीतिकार या प्रबंधन का बात की के शब्दों से संबोधित करते हैं। लेकिन हम लोग के मेरे अपने दिमाग में, ना मेरे दिमाग में ना मोदी जी के दिमाग में कभी ये रहा होगा कि चुनाव प्रबंधन करना है, रणनीति करना है। जब चीज़ों की आप शुरुआत करते हैं वो तो नॉर्मल डे टू डे कोर्स में जो कुछ आप एज एड, पॉलिटिकल एड जो मदद कर सकते हो वो मदद आपने किया। धीरे धीरे रोल इवॉल्व हो गया। ये तो इतिहास में दर्ज है, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, ये सबको आपने मदद की चुनाव जीतने में। देखिए, वी आर हाईली ओवररेटेड। मैं आपको एक बता दूं, जितने लोग ये बताते हैं कि मैंने चुनाव जिता दिया, चुनाव जिताने में मदद करी, वी आर हाईली ओवररेटेड। कोई भी इंडिविजुअल, मैं या कोई दूसरा, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा नहीं हो सकता है जो किसी को चुनाव जिता दे। चुनाव तो नेता जीतते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से जीतते हैं, जनता के वोट से जीतते हैं। हम लोग की भूमिका या हम जैसे लोगों की भूमिका एट वेरी बेस्ट कुड बी ऑन द मार्जिन इन स्ट्रीमलाइनिंग थिंग्स, कि थोड़ा सा चीज़ें और व्यवस्थित हो जाएं, उसको बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके जनता तक। इन बातों में थोड़ी बहुत हम लोग का योगदान हो सकता है। ये तो मीडिया और कुछ समाज में, चूंकि आप कुछ एक टेंजिबल चीज़ देख रहे हैं कि किन को ये एट्रीब्यूट किया जाए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बना रहे हैं, अच्छा ये प्रशांत किशोर है, इन्होंने ऐसा किया, ऐसी बात नहीं है। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। लेकिन इतने सारे लोगों को, 10 लोग ऐसे हैं कम से कम जिनको चुनाव जिताने में मदद की, रणनीति बनाने में मदद की, तो जो आपको लेके आए थे राहुल गांधी, उनको क्यों नहीं जिता पाए? नहीं, राहुल जी की समझ ऐसी है कि उनको मुझ जैसे किसी व्यक्ति की सलाह की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को पता है। देखो, अगर आप स्वस्थ हो या अपने आप को स्वस्थ फील करते हो कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? तो अगर उन्हें नहीं इसकी जरूरत महसूस हुई है तो कोई बात नहीं। और दूसरा, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं, देखिए, जरूरत महसूस हुई थी। आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके साथ काम भी किया था, आपने उनको 870 किलोमीटर की यात्रा भी करा दी, आपने उनको खाट पे भी बिठा दिया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। नहीं, वो देखिए, इलेक्शन की जो जीत है ना, उसका जीत और हार ये सब कलेक्टिव है, उसका दोष भी मैं उन पर नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश में जो पूरा प्लान था, जो पूरा एफर्ट था, जो पूरी स्ट्रेटजी थी, उसको कांग्रेस ने कभी, या हम लोग कांग्रेस को, मैं क्यों कहूँ दोष मुझे लेना चाहिए, वी कुड नॉट इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड। वो कभी ऐसी सोच नहीं थी कि सपा के साथ आपको अलायंस करना है। अगर आप उसका स्लोगन याद करोगे तो उसमें लिखा हुआ है 27 साल यूपी बेहाल, यहाँ से शुरुआत की गई थी। तो आपने जनता को मैसेज ये दिया कि 27 साल में जिन लोगों ने भी यूपी को रूल किया उसमें यूपी का भला नहीं हुआ। एंड 6 महीने के बाद जैसे ही थोड़ा सा ट्रैक्शन मिला तो कांग्रेस वालों ने सबसे पहले जाकर सपा से ही समझौता कर लिया। तो अब हमारे जैसे लोगों की स्थिति ये हो गई कि अब आप ना छोड़ सकते हैं ना रह सकते हैं। और यही वजह रही है कि उसके बाद आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ मेरी 3-4 बहुत सीरियस लंबी चर्चा के बावजूद भी मैंने उनको हाँ नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि जो यूपी का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, कि वो चीज़ों को एग्री करने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और फिर मैंने ये तय कर लिया कि भाई मैं अगर आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ तो कम से कम मेरे से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए और आप भी मेरा नुकसान न करें, इसलिए मैं उनसे दूरी बना के रखता हूँ। तो ये सच है कि आप चाहते थे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए? बिल्कुल, सिर्फ चाहते नहीं थे, ये पूरा प्लान उनको बताया गया, पूरी पार्टी की सहमति हुई, उसके बाद ही मैंने यूपी का कैंपेन एक्सेप्ट किया था। 3 महीने के स्टडी के बाद मैंने जो प्लान बनाया उसमें पूरी डेट फिक्स, सब कुछ निश्चित है कि किस दिन उनको आना है। जब वो समय आया तो वो लोग बैकआउट कर गए और इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। और मेरे अपने 10 साल के अनुभव में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, अब जैसे मान लीजिए कि हम मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं और ये तय हुआ कि हमें चाय पे चर्चा करना है और पूरा प्रयास हो जाए चाय पे चर्चा के एक दिन पहले मोदी जी बैकआउट हो जाए, तब तो फिर आप क्या ही कर पाओगे। तो वही हुआ यूपी में, जो चीज़ प्लान था वो बैकआउट कर गए। और कभी आपको ये बात समझ आई, सारी दुनिया जानना चाहते हैं कि सोनिया जी क्यों राहुल गांधी को प्रेफर करती हैं, प्रियंका को क्यों नहीं आगे आने देती? नहीं, ये आंसर तो वही दे सकती हैं, इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। पहले से राहुल जी पॉलिटिक्स में हैं, वो सीनियर हैं और फैमिली का ये डिसीजन है कि राहुल गांधी शुड लीड इट। और उनकी जो सिक्का चल नहीं रहा उसको बार बार मार्केट में डालने की क्या जरूरत है?
सिक्का नहीं चल रहा है ये तो क्लियर है, ये तो इस पे कोई डिस्कवरी की बात नहीं है। लेकिन क्यों उसी को बार बार चला रहे, कई बार आप सोचते हैं कि वो सिक्का शायद एक बार अंधेरे में चल जाए। कई बार लोग इसलिए भी चलाने की कोशिश, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गलत सिक्का है तो आप उसको जेब में रख लेते, एक आदमी ने रिजेक्ट किया, आप उसको जेब में रख लेते हैं, फिर जाकर दूसरी जगह ट्राई करते हैं कि शायद कोई एक्सेप्ट कर ले। तो आपने तो 4-4 घंटे सोनिया जी के साथ मीटिंग की थी, ये बताया था कि कांग्रेस ज़्यादा, मतलब मेरी जब उनसे सीरियस बात हुई बंगाल इलेक्शन के बाद, तो कोई 11-12 घंटे तक मैंने एक ही पूरा जो कांग्रेस के रिवाइवल का जो मैंने प्लान बनाया था 10 साल का, वो किसी चुनाव को लेकर नहीं था, तो उसको 11-12 घंटे उन्होंने देखा व्यक्तिगत तौर पर, और वो सब सोचने समझने देखने के बाद उन्होंने फिर अपने पार्टी के साथियों को या और सारे सहयोगियों को उसमें जोड़ा, जिसके बारे में मीडिया रोज रिपोर्ट करती है। सोनिया गांधी ने जो प्रेजेंटेशन देखा वो तो किसी ने नहीं देखा पूरा प्रेजेंटेशन, वो 11 घंटे उन्होंने समय लगाए थे ड्यूरिंग कोविड पीरियड टू सी व्हाट माय सजेशन वाज। देखिए, करोड़ों लोग आज भी हिंदुस्तान में हैं जो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो, जो चाहते हैं अगर सत्ता में ना भी आए तो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो। बिल्कुल, ये देश के हित में है और हम सब के हित में है कि देश में एक वाइब्रेंट स्ट्रांग ऑपोजिशन रहे ताकि डेमोक्रेसी मजबूत रहे। तो क्या फॉर्मूला आपने दिया था? नहीं, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने ये कहा था कि चुनाव मतलब हर अगला चुनाव कैसे जीता जाए इसकी चिंता छोड़कर 10 साल के रिवाइवल की एक प्लान बनाना चाहिए, एंड वी शुड स्टिक टू इट, क्योंकि आपका जो डिक्लाइन है वो एक दिन में नहीं हुआ है, किसी एक लीडर की वजह से, एक कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से आप बता दें कि कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया है। कांग्रेस को अगर आप डेटा को क्लोजली देखेंगे, कांग्रेस हैज बीन इन सेक्युलर डिक्लाइन सिंस 1985। लोगों को कई बार लगता है कि कांग्रेस अभी हार गई, राहुल जी के आने के बाद हार गई, सोनिया जी के आने के बाद हार गई, ऐसी बात नहीं है। 1985 के बाद से आज तक कांग्रेस पूरा देश कभी नहीं जीती है। उसके बाद उनकी सरकार 3 बार रही, लेकिन एक बार नरसिम्हा राव जी माइनॉरिटी की सरकार थी, 2004 में कोalition और 2010 में फिर कोalition, 9 में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगी ये दर्शकों को बात। 1989 में जब राजीव जी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी, तब उनके 198 सांसद जीत कर आए थे। पूरा देश ये मानता है, जानता है, इतिहास में दर्ज है कि कांग्रेस 1989 में चुनाव हार गई। 2004 में कांग्रेस के 142 सांसद ही आए, लेकिन पूरा देश ये कहता है कि भाई सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई। तो जब आप डेटा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, कांग्रेस एज ए पार्टी तो नीचे ही जा रही है, और इतने लंबे डिक्लाइन की वजह यह है कि स्ट्रक्चरली पार्टी में जो प्रॉब्लम्स आ गए, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो आप किसी प्रशांत किशोर को लाएं, किसी राहुल गांधी को लाएं, वो आपको बहुत लंबी सफलता मिलने वाली नहीं है। यू हैव टू, एंड दैट इज वाई जो प्रेजेंटेशन का नाम था वो मैंने रिवाइव नहीं कहा था, री इनकारनेट कहा था, पुनर्जीवित करने की बात है। ये जो कांग्रेस कीप द सोल, रिमूव द बॉडी, ब्रिंग द न्यू बॉडी। तो मैंने तो सुना कि कांग्रेस ने आपसे कहा था कि आप पूरा चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी ले लीजिए, लड़ाइए चुनाव, आपको फ्री हैंड दिया जाएगा। जी, कहा था, लेकिन उसमें सारी बातों पे सहमति होने के बाद, ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने बात सुनी, समझा, उसको अप्रिसिएट भी किया, मुझे ऑफर भी दिया। मैंने मना इसलिए कर दिया कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो व्यवस्था बना रहे थे वो एक एग्जीक्यूटिव व्यवस्था थी जिसका नाम था एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। उनका ये कहना था कि आप आइए और ये पूरी कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन का जिम्मा आप संभालिए ईएजी का हिस्सा बनकर, और मेरा उनको ये कहना था कि ईएजी तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका कोई कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी पोजीशनिंग तो है नहीं, ये तो कल आपकी इच्छा होगी आप उसको बंद कर देंगे। और आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। आज इतने लोग बैठे हैं, किसी को नहीं मालूम है कि कांग्रेस में ईएजी करके कोई बॉडी है जो कि कुछ कर रही है, क्योंकि मैंने अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने ईएजी बनाई 8 लोगों के साथ, लेकिन उसका असर कुछ नहीं दिख रहा है। असर इसलिए नहीं दिख रहा है कि मेरा जो प्रपोजल था कि आप कांग्रेस में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट्री पार्टी को रिवाइव कीजिए, सीडब्ल्यूसी को इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए, डिसीजन मेकिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए, उसके वो कह रहे थे ये सब करिए, लेकिन ये करने के लिए हम आपको एक ईएजी बना देते हैं। वो एक ग्रुप हो गया जो कांग्रेस प्रेसिडेंट की मर्जी पर है, आप चाहिएगा तो काम कीजिएगा, रिकमेंड कीजिए। तो मुझे लगा कि जो मेरा यूपी का एक्सपीरियंस था कि आई वाज नॉट रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ अगेन, एंड दैट इज व्हाई आई सेड नो। मैंने कांग्रेस के कई लोगों से पूछा कि प्रशांत किशोर के साथ बात क्यों नहीं बनी जी, तो अधीर रंजन चौधरी ने, बाकी तो लोग रिकॉर्ड पर नहीं कहते, अधीर रंजन चौधरी ने रिकॉर्ड पर कहा कि प्रशांत किशोर अपना माल लेके आए थे, उन्होंने माल दिखाया, माल में पसंद नहीं आया तो हमने छोड़ दिया। अब देखिए, अधीर रंजन चौधरी का जो राजनीतिक सफर रहा है, जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, जो उनकी इंटेलेक्चुअल बैंडविथ है, वो उसी में बात करेंगे। इससे ज़्यादा ही इज़ नोन टू, मतलब वो जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं तो जनता अभी 5 साल में यही समझने की कोशिश कर रही है कि भाई साहब बोलना क्या चाहते हो यार, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोल लो, अगर नहीं बोलने आ रहा है तो बंगाली में ही बोल लो भाई,
कम से कम देश को ये पता तो चले तुम बोलना क्या चाहते हो। अधीर रंजन चौधरी जैसे लीडर तो उस कमेटी के उस पूरे वार्तालाप का हिस्सा भी नहीं थे। उसमें कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जिनको हम लोग मानते हैं या पार्टी मानती है, वो 10-12 सबसे टॉप लीडर इंक्लूडिंग 3 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो लोग उसके हिस्सा थे। 10 जनपद पे बैठ आप कह रहे हैं कि सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये तीनों उसके मेंबर थे? ये तीनों थे और इसके अलावा 8 और लोग थे और वो पब्लिक के डोमेन में है, मीडिया के सामने। किसी और ने मुझे कहा कि प्रशांत किशोर अहमद पटेल बनना चाहते थे। अहमद पटेल तो मुझे अगर आप बनाना भी चाहोगे तो मैं कभी नहीं बनना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरी ताकत भी नहीं है। जो उनकी ताकत शक्ति थी वो मेरी है नहीं, और मैं वो काम जीवन में करना नहीं चाहता हूँ। आई एम नॉट ए पर्सन हु मैनेजेस थिंग्स फ्रॉम बिहाइंड। आप देख रहे हो मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो सीधे जाके काम कर रहा हूँ। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में ही कहा कि मैं तो जनता के पास कैसे जाना है, पद यात्रा कराता हूँ, घर घर कराता हूँ, डोर टू डोर कराता हूँ, पीछे से मैनूवर करके जोड़ तोड़ करना वो मुझे आता नहीं है। अहमद पटेल साहब अब इस दुनिया में नहीं है, इन चीज़ों के वो बहुत बड़े मास्टर थे, तो मैं तो कभी वो करना भी नहीं चाहूँगा अगर आप मुझे ऑफर करोगे तो। मेरा सिर्फ उनसे डिसेंट इतना ही था कि जो आप मुझे कह रहे हो कि आप काम करो, वो काम करने के लिए जो आप व्यवस्था बना रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में उस व्यवस्था का कोई प्रोविजन ही क्या नहीं आपका है। सुझाव ये भी था कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार में से कोई नहीं होना चाहिए? देखिए, लीडरशिप को लेकर मैंने 3 सुझाव रखे थे और इट वुड नॉट बी फेयर, क्योंकि वो लीडरशिप को लेकर जो सेक्शन था वो पूरे 8-10 लोगों के साथ डिस्कस नहीं हुआ था, वो मैडम के साथ डिस्कस हुआ था। और उनको मैंने 3 विकल्प दिए थे कि अगर आप, उसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, मैंने ये बताया था कि अगर आप रहना चाहते हैं तो आपका टीम, आपके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे लोग कौन होने चाहिए, अगर राहुल जी बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, और अगर आप नन गांधी को बनाना चाहते हो तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो मैंने उनको 3 कॉम्बिनेशन दिए थे, मैंने ये नहीं कहा था कि ये बने ये ना बने। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, ये भी आपका आइडिया था? देखिए, उस पूरे प्रेजेंटेशन में, पूरे आइडिया में गोइंग बैक टू द गांधीयन वेज, उसके जो कोर में बात थी कि भाई जो गांधी के तरीके थे जनता से कनेक्ट करने के, आप उनको अपनाओ और लोगों के पास जाइए, पैदल जाइए, मिलिए, बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपना पब्लिक कनेक्ट बढ़ाइए। और प्रेजेंटेशन उनके पास है, उसमें से मेरा ऐसा कोई कॉपीराइट का इशू है नहीं और ना मैं उसको करना चाहता हूं कि आप, उनके पास है, पब्लिक डोमेन में है, जिसको जो यूज़ करना है करे, अगर वो उसका यूज़ कहीं उन्होंने किया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के नाम से मैंने कोई सजेशन नहीं दिया था। यात्राओं की उसमें चर्चा जरूर है, जो प्रोग्राम बनाए गए तो उसमें यात्रा भी था। देखिए, आप डेटा को समझते हैं, पब्लिक के मूड को एनालाइज कर सकते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा करने से, मोहब्बत की दुकान खोलने से वोट मिलेंगे? यात्राओं का जो पर्पस है या पब्लिक आउटरीच जब भी आप करते हैं, इसका पर्पस ही अलग है। ये पर्पस चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए, ये लोग मिसकंस्ट्रूट करते हैं। जैसे सबसे सक्सेसफुल यात्रा इस देश में, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हैज बीन सोमनाथ टू अयोध्या, आडवाणी जी की। वो यात्रा, उस यात्रा ने राम मंदिर को देशव्यापी मुद्दा बनाया, उस यात्रा ने आडवाणी जी का नाम घर घर पहुंचाया, उस यात्रा ने भाजपा की मदद की ग्रासरूट कैडर बनाने की, उस यात्रा ने पर से आपको चुनाव नहीं जिताया। तो चुनाव लड़ना जीतना अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी आप जनसंपर्क का बड़ा प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर गुडविल के टर्म्स में, आप लोगों से कनेक्ट के तौर पे आपको फायदा होगा। लेकिन वो फायदा वोट में ट्रांसलेट हो जाए, उसके लिए कई और फैक्टर्स आपके पक्ष में होने चाहिए। और आपने देखा कि राहुल जी ने इतनी जो बड़ी यात्रा की, तो कर्नाटक और तेलंगाना में शायद आप कह सकते हैं कि कुछ उसका फायदा हुआ, लेकिन तीनों राज्यों में, 3 जो अलग राज्य जहां उनकी सरकारें थी 2 जगह, वहां तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो सिर्फ यात्रा कर देने मात्र से आप चुनाव नहीं जीतते। एक और राज की बात बता दीजिए। आजकल हम देखते हैं राहुल गांधी को, देखिए, मैं राज की बात तो कोई बताता ही नहीं हूं, क्योंकि चुनाव जब आप लड़ाते हैं तो पर्दे के पीछे की कोई बात तो बता ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना हो अच्छा, मैं सके। पर्दे के सामने की बात कर लेता हूं। राहुल गांधी आजकल पर्दे पर नजर आते हैं, कभी बीड़ी वर्कर के साथ बीड़ी बनाते हुए, कभी वो किसान के साथ फसल रोपते हुए, कभी हम उनको देखते हैं मैकेनिक के साथ, कभी देखते हैं ट्रक ड्राइवर के साथ, और ये बड़े अच्छे वीडियोस बनते हैं। तो इलेक्शन में इन चीजों का फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी को इसका फायदा इसलिए नहीं होगा, कोई भी चीज एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। राहुल गांधी को इसका फायदा इसलिए नहीं होगा कि अगर आप 60 वर्ष आपकी और आपकी फैमिली, आपकी पार्टी, रूलिंग पार्टी रहने के बाद आज जाकर आप बता रहे हैं कि धान की रोपनी कैसे होती है या चांदनी चौक में बुलेट रिपेयर कैसे होता है, तो इट जस्ट सोच कि
अभी तक जनता ने आपको सही वजह से इलेक्ट नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं यार कि ये तो सामान्य बच्चे रोज ही जानते हैं यार कि रोपनी कैसे होती है। मतलब आप ट्रक ड्राइवर की जिंदगी को बताना चाहते हैं, आप खुद सीखना चाहते हो, वो तो एक बात हो सकती है, और आप जनता को ये बता रहे हैं कि मैं 50 साल की उम्र तक मैं जानता ही नहीं हूं कि ट्रक ड्राइवर कैसे, उनकी जिंदगी क्या होती है। भाई मैं तो समझता हूं कि जो भी सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता है, नीचे से उठ के आया है, उसको मालूम है कि खेती करने वाले लोग की जिंदगी क्या होती है, धान की रोपनी कैसे होती है, ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी कैसे होती है। इसको जब ड्रामेटाइज आप करते हो, आपको वीडियो व्यू मिलेंगे, लेकिन वोट पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। जनता में से एक सवाल ले सकते हैं हम लोग इस समय। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा नेचुरल लीडर कौन लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस के साथ मैंने बहुत काम नहीं किया है, कांग्रेस के पंजाब यूनिट के साथ मैंने काम किया। तीनों के बीच में अगर आप मुझे राजनीतिक एक्यूमेन के तौर पे कहेंगे, आई वुड स्टिल रेट सोनिया गांधी मच अहेड ऑफ बोथ सन एंड डॉटर। 14-15 साल, और ये साधारण बात नहीं है, इटली से आकर इस देश की राजनीति को समझना और उसमें अपने लिए जगह बना पाना, गिवन इवन इफ वी अकाउंट फॉर कि भी वो उनकी एक पेडिग्री है, गांधी फैमिली से आती है, वो सब एडवांटेज है, लेकिन उसी फैमिली से मेनका जी भी रही हैं। तो गिवन ऑल दैट, इसमें कोई आपको बहुत विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि बिटवीन 3 ऑफ देम सोनिया गांधी हैज द बेस्ट पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग। प्रशांत जी, उनका अनुभव है और पब्लिक कॉन्डक्ट बहुत डिग्निफाइड रहा है सोनिया गांधी का, पिछले कई साल में हमने देखा है, लेकिन उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है। अब वो चाहती हैं कि राहुल गांधी सामने आए, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी सरकार बना पाएंगे? देखिए, जितनी ये पार्टियां हैं जहां लिटरली फैमिली रन डायनेस्टी, मतलब लेगेसी को पास करने की कोशिश की जा सकती है, अगर आप देखेंगे उठाकर तो आपको पता चलेगा कि पार्टी की लेगेसी पास करना तो रिलेटिवली आसान है, और फिर जनता ये देखने लगती है यार ये तो पहले लालू जी थे, अब तेजस्वी हो गए, पहले मुलायम सिंह थे, अब अखिलेश हो गए। पार्टी का लीडर होना वो आसान काम है, वो आपकी दुकान है, आप बैठ जाओ जाके, पिताजी हट गए आप बैठ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश को लीडर मान लिया है। मुलायम सिंह जी के हटने के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश 2014 के बाद कभी जीत नहीं पाए हैं। सेम थिंग विद तेजस्वी यादव। जो लालू जी का करिश्मा कभी किसी जमाने में रहा होगा, पूरा का पूरा बिहार 54 में 51 MP जीते हुए थे, वो तेजस्वी यादव का करिश्मा नहीं हो सकता है। तो राहुल गांधी हो या कोई दूसरे बड़े लीडर के जो लड़के हैं, उनको मतलब पार्टी का लीडरशिप मिल जाना वो आसान बात है। और कई बार हम लोग को लगता है यार ये तो बहुत अच्छा है, इनके लड़के हैं, इनसे तो हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है। देश या समाज उनको नेता इतनी आसानी से नहीं मानता है, वो तो आपको लड़के जगह लेनी पड़ेगी। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा करिश्माई लीडर हो सकती हैं। देखिए, जब तक आदमी वहां आया नहीं है उस सीट पे, तब तक इस बात पर सेकंड गेस करना इट्स लाइक लिटिल बिट प्रीमैच्योर। आप जब वाजपेयी जी और आडवाणी जी थे, तब क्या हम ये कह सकते थे कि मोदी जी आएंगे और वो इस तरह के लीडर होंगे? तब मोदी जी एक्टिवली वाजपेयी जी और आडवाणी जी के लिए काम कर रहे थे, उनके साथ रह के काम किया था। 2009 के चुनाव में, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वेस्टर्न इंडिया में मोदी जी इंचार्ज थे 100 से ज़्यादा सीटों के, और वहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था। और उसके आधार पर अगर हमने मोदी के वोट कैचिंग एबिलिटी को या ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी को अगर आपने राइट ऑफ कर दिया होता, तो यू वुड हैव मेड अ बिग मिस्टेक। तो मुझे लगता है कि किसी आदमी के कैपेबिलिटी की को तब जज करना चाहिए जब उसको जिम्मेवारी दे दी गई है और उसमें काम करके उसको काम करने का अवसर दिया जाए। वो मैंने अभी देखा नहीं कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को लीड नहीं किया, तो आई वुड नॉट से वन वे और अदर। आप रास्ता तो बताइए, कांग्रेस कैसे रिवाइव होगी? आप किसी का नाम पर एग्री नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस रिवाइव वैसे होगी जब वो कांग्रेस जैसे बनी थी उस चीज पे अगर वापस चली जाए, कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी। क्योंकि देश में कांग्रेस के लिए स्पेस है। लेफ्ट ऑफ सेंटर जो विचारधारा है, जिसको कांग्रेस लूजली रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, वो स्पेस छोटा नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो कह रहे हैं नहीं अब देश में कोई है ही नहीं लेफ्ट ऑफ सेंटर, हर आदमी भाजपा ही हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फॉर दैट कांग्रेस हैज टू गो बैक टू इट्स रूट्स, एज वी से ड्राइंग बोर्ड पे आपको जाना है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कांग्रेस में एवरेज टेन्योर सोनिया गांधी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष का 1 साल 6 महीने होता था 100 साल की हिस्ट्री में। सोनिया जी 25 साल से ज्यादा अध्यक्ष रही है। और वो चीज सिर्फ सोनिया गांधी पे खत्म नहीं होती, वो ट्रिकल डाउन होता है। आपने पार्टी में डेमोक्रेसी खत्म कर दी, नए लोग आ नहीं रहे, नए कार्यकर्ताओं की आमद नहीं हो रही है, तो फिर वही पुराने लोगों के साथ आप कितने दिन, चाहे उसको आप जिस तरह से भी रिसफल कर दो, कोई बहुत बड़ा असर नहीं, उसका परिणाम नहीं मिलेगा आपको। जब आपको कोई उम्मीद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं तो एक ब्रेक ले सकता हूँ। हम एक ब्रेक के लुटेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में प्रशांत किशोर पर इल्जाम और तो सवाल का एक और
राहुल जी के साथ मैंने बहुत लंबा काम नहीं किया। अगर मुझे उनकी ताकत बतानी हो तो आई वुड से ही हैज़ अ टेम्परामेंट विच सरप्राइजेज मी। मैं कहता हूँ ही हैज़ ए नर्व ऑफ स्टील, क्योंकि इतने हार के बाद भी पॉजिटिव बने रहना, आप उसको हंसी में मत लीजिए। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, मुकदमा चला रहे हैं प्रशांत किशोर पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर पर आरोप है कि ये किसी के सगे नहीं हैं। प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी का जिक्र हमने किया था। नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर जो लोग जानते हैं वो आसानी से किसी को अपने पास नहीं फटकने देते, और वो मुख्यमंत्री थे, आप गुजरात आए और आप उनके घर में जाके रहने लगे। इतने सगे कैसे हो गए? घर उनका है और किसी को रखना नहीं रखने का निर्णय उनका है। उन्होंने उस समय भरोसा किया, साथ में रखा, काम करने का साथ में अवसर दिया, और मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, क्षमता से जो मैं कर सकता था उनके लिए करने का प्रयास किया। क्या किया आपने उनके लिए? जो कुछ भी कर सकते थे, जो हमारी क्षमता है, जिस चीज़ में भी उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैंने अपनी क्षमता जो भी भगवान ने दी है वो पूरी ईमानदारी से वो काम करने का प्रयास किया। देखिए, आपकी पूरी बैकग्राउंड में देखता हूँ कि आप बड़े स्वभाव से चंचल हैं, एक जगह ज़्यादा टिक के नहीं रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ आपका इतना मन लगा कि विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर लोकसभा चुनाव में भी आप उनके साथ काम कर रहे थे। नहीं, मैं चंचल तो नहीं हूँ, ऐसा आपको लगता है। मैं अपने लाइफ को 10 साल के नज़रिए से देखता हूँ। पहले 10 साल मैं यूनाइटेड नेशंस में था, फिर 10 साल मैंने वो काम किया जिसको कि आप राजनीतिक रणनीतिकार वगैरह बता रहे हैं। कई बार ये चीज़ें आप डिजाइन करते हैं और कई बार चीज़ें नियति जैसे है वैसे होती है, जो ऊपर वाले ने तय किया है वैसे कर रहे हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। अब कोई, मैं जब यहाँ आया था तो ये तय करके तो आया नहीं था कि मैं मोदी जी के साथ काम करूँगा, फिर कहीं चला जाऊँगा, फिर नीतीश जी के साथ चला जाऊँगा। कई बार आप फ्लो में चलते हैं, और ये तो जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो आपको लगता है कि 10 साल में ऐसी चीज़ हो गई। मुझे ऐसा कोई ज्ञान, कोई समझ विशेष ऐसी नहीं रही है कि मैं प्लान कर लूँ कि अच्छा इतने दिन मोदी जी के साथ रहूँगा, उसके बाद नीतीश जी के साथ चला जाऊँगा। ये कैसे आप प्लान कर सकते हैं? जब आप मोदी जी के साथ थे तब आपको ये तो नहीं पता कि नीतीश जी चुनाव हार जाएंगे, हारने के बाद मांझी जी को बना देंगे, फिर वो मेरे से मिलने आ जाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं, ये इतने वेरिएबल्स हैं कि आप प्लान नहीं कर सकते हैं। आई वेंट विद द फ्लो। जो ऊपर वाले ने तय किया था, जो काम मिला उसको ईमानदारी से काम करने का प्रयास, उसको करने का प्रयास किया, और ऊपर वाले की कृपा है कि भाई सफलता भी कुछ मिल गई। देखिए, तो सब जानते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो आप उनकी कोर टीम में शामिल थे। लेकिन उसके बाद का जो आगे का सफ़र है, वो मेरी और उनके बीच की जो बात थी, वो किसी वजह से मान लो आगे की नहीं बनी, तो मेरी उनसे कोई एक्रिमनी नहीं रही। जिस दिन ये नतीजा आया 16 मई 2014 को, जब चुनाव जीते, तो कहाँ थे आप? गुजरात में थे। गुजरात में थे, मोदी जी के साथ थे। हाँ, ये बताइए ना दूसरी वाली बात। नहीं, आप भाई रजत जी, आप तो जानते हो मैं उससे पहले से भी उनके साथ रहा हूं, और मैं फिर वही कह रहा हूं, उसके आप दोनों ने इकट्ठे बैठकर के चुनाव के नतीजे देखे थे? नहीं, इकट्ठे बैठकर नहीं देखा था, लेकिन वहां थे, साथ में थे। जब चुनाव के नतीजे इकट्ठे बैठ के तो मैं किसी के साथ चुनाव रिजल्ट नहीं देखता हूँ। चुनाव रिजल्ट तो मैं बिल्कुल अकेले ही बैठ के देखता हूँ। मैं ममता जी के साथ भी बैठ के चुनाव नहीं मैंने देखा, नीतीश जी के साथ भी, उनके साथ घर में भी हैं तो भी अलग अलग ही देखते हैं। चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं ना, तो फॉर ऑल व्हाट पीपल क्लेम, वो पूरी जो हार्ट बीट है ना आपकी, वो जब आप लोग टिकर चलाते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव से, चाहे जितने बड़े लीडर जो भी क्लेम कर ले, वो सबका मुंह सूखा रहता है साहब। एक बार जब वो नंबर बदलता है ना, 2 सीट किसका बढ़ा किसका घटा, तो एवरी टाइम द हार्ट कम्स टू द माउथ, नो मैटर हाउ कन्विंस्ड यू आर, व्हाट यू आर क्लेमिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, लॉट एट स्टेक। तो कोई साथ में बैठ के मैं तो नहीं देखता हूँ, मैं तो अकेले ही देखता हूँ। लेकिन उस समय आपको अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी की इतनी भारी जीत होगी? जी, हम लोग के जो इंटरनल सर्वे थे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ भारी जीत, लेकिन जो फाइनल नंबर्स दिए गए थे इंटरनल टीम्स में, वो 240 से 262 का रेंज दिया गया था। आई थिंक वी केम लिटिल बेटर देन दैट, लेकिन ये इंटरनल रिपोर्ट राज्यवार 240 से 262 का दिया गया था। लेकिन उस पूरी रणनीति में आपका रोल क्या था, ये नहीं आप बता रहे। मेरा रोल सेंट्रल कैंपेन्स जो मोदी जी के चलाए जाने थे या जो सोचे जाने गए थे, जो उस समय पूरे 8-9 महीने आपने कैंपेन देखे,
वो डिजिटल हो, फिजिकल हो, यहाँ से स्टार्टिंग विथ मंथन जिसमें 2,500-3 हज़ार कॉलेजेस में कंपटीशन करा के एक ऐसा यहाँ प्रोग्राम कराया गया था जिसकी चर्चा नहीं होती है यहाँ त्यागराज स्टेडियम में, जिसमें मोदी जी 7 घंटे तक लगातार सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, जिसमें बच्चों में कंपटीशन हुआ था कि क्या क्या आइडिया हो सकता है। उसके बाद जो जिसकी चर्चा आप रोज़ आप लोग करते हैं चाय पे चर्चा का, ये जो स्टैचू बना हुआ है अभी सरदार पटेल का, इसके लिए 4 लाख गाँवों से सामान इकट्ठा करना, पूरी जो सोशल मीडिया है, इसके बाद 3D हॉलोग्राम है, कई तरह के जो कैंपेन किए गए थे, मोदी जी की पूरी शेड्यूलिंग, व्हाट सरप्राइज्ड पीपल कि मोदी जी कैसे 4 मीटिंग डेली करते हैं और शाम में गुजरात पहुंच जाते हैं, हर शाम को वहाँ से वो 3D करते थे। तो उसकी जो पूरी जो लॉजिस्टिकल प्लानिंग थी, इट वाज डन टू द परफेक्शन कि भाई हेलीकॉप्टर जब वहाँ रुकेगा, जहाँ सभा करने जाएंगे, तो कितने देर पंखा चल के रुकेगा और कितने मिनट लगेंगे मोदी जी को वहाँ स्टेज पर पहुँचने में, और कितने आदमी बोलेंगे। जो एक डिसिप्लिन आपने पहली बार देखा होगा 2014 कैंपेन में, दैट सरप्राइज्ड पीपल कि भी इतनी एफिशिएंसी लाई जा सकती है एक लीडर के टाइम मैनेजमेंट में। ये सब सारी चीज़ें पीछे से की और गई। क्या भाषण देंगे, क्या मुद्दे उठाएंगे, वो सारे चीज़, जैसे वो इनपुट, भाई भाषण तो खुद ही बड़े ओरेटर हैं, खुद बोलने में काबिल हैं, मतलब कह सकते हैं, बहुत इनपुट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोकल इनपुट है, कई बार जनता को ये लगा कि अरे यार ये तो मेरे क्षेत्र के विषय में मोदी जी मेरे से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उतनी रिसर्च गई। लेकिन देखिए, आप रिसर्च कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, अल्टीमेटली इट्स अप टू द लीडर, वो उस चीज़ को कैसे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर आप रिप्रोड्यूस करने में बलिया का बोल दोगे बनारस में, बनारस का बोल दोगे बलिया में, तो उल्टा भी पड़ जाएगा। तो वो क्रेडिट तो उन्हीं को है, हम लोगों ने जो पीछे से सपोर्ट सिस्टम था उस करने के। देखिए, उस समय नरेंद्र मोदी की जो मीडिया में इमेज थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और मीडिया में बहुत लोग उनके खिलाफ थे। कोई उन्हें मौत का सौदागर, कोई उन्हें कातिल, तरह तरह के नाम उन्हें दिए जाते थे। वो काउंटर करना भी बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा। देखिए, मैं अब तो मीडिया में जब देखता हूँ, ऐसा लगता है हर आदमी, एवरीवन इज फॉलोइंग ओवर ईच अदर, कि मेरे से बड़ा मोदी का फैन कोई नहीं है। मुझे याद है कि 2012 में मोदी जी के इंटरव्यू के 2 इंटरव्यू हुए थे, एक रॉयटर्स से कराया गया था और एक वॉल स्ट्रीट जर्नल से कराया गया था। 2 बड़े इंटरव्यू, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देश का जो सो कॉल्ड बड़ा मीडिया है, नोबडी वांटेड टू कम एंड डू ए फुल इंटरव्यू कि भैया क्या होगा, कैसे करेंगे, ये तो इंडिया इज नॉट गुजरात। और उस समय, अभी लोग, हर आदमी ज्ञानी बनता है कि अरे हमें तो पता था मोदी जी की हवा है, आपको मालूम है। लोग ये कहते थे कि इफ मोदी बिकम्स द फेस, दैट इज द श्योर रेसिपी फॉर UPA 3, बिकॉज मोदी जैसे ही फेस बनेंगे सारा देश पोलराइज हो जाएगा, सारे एलाइज छोड़ के भग जाएंगे, इंडिया गुजरात नहीं है, सब ये नहीं हो सकता। जब जीतने के बाद सब लोग कहते रहे हमें तो पता ही था, हमें तो पता ही था मोदी का वेव है, ये लोग क्या बताएंगे। और ऐसा सिर्फ मोदी जी के साथ नहीं होता है, हर इलेक्शन के बाद चीज़ों को विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट यू अपीयर टू बी मोर स्मार्टर। हर आदमी कहता है हमें तो मालूम ही था दीदी जीत रही हैं। आपको मालूम था, सिर्फ चुनाव रिजल्ट आने के बाद आपको मालूम हुआ, उससे पहले जानकारी नहीं थी। उससे पहले तो आप भाजपा को जिता रहे थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो उसके बाद लोग ज्ञान देने लगते हैं। तो ठीक है, अब उनकी श्रद्धा। जब चुनाव जीत गए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो आप डायरेक्ट एंट्री चाहते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में? नहीं, देखिए, ये इस बात को लेकर कई जगह चर्चा हुई है, और उस पर मैं, प्राइम मिनिस्टर तो क्लैरिफाई करेंगे नहीं, इतने बड़े आदमी हैं, और हम लोग भी उसको अवॉइड ही करते हैं। ये जो बातें हैं कि अमित शाह से झगड़ा हो गया या अमित शाह ने रोक ली मई अप्रैल, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव से पहले एक ये तय किया गया था कि जिस तरह इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, इलेक्शनरिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए एक प्रोफेशनल सेटअप बनाया जाएगा, जो कि एक पैरेलल सिस्टम होगा, ऐसा ही सिस्टम चुनाव जीतने के बाद गवर्नेंस के लिए भी बनाया जाएगा। और इट वाज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वाइड रिसर्च, मतलब दुनिया के सब बड़े देशों के, सक्सेसफुल देशों के मॉडल को अध्ययन करने के बाद ये मॉडल बनाया गया था। और एक लैटरल एंट्री की व्यवस्था बनाने को लेकर दोनों एक साथ मोदी जी के साथ बैठ के सहमति हुई थी। उसके बाद ही वो CAG के नाम से पार्टी के कैंपेन के लिए बनाया गया व्यवस्था। और नाम भी, अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, नाम भी तय किया गया था कि जब सरकार बन जाएगी, वो जीत कर आएंगे, तो ये व्यवस्था कैसे और किस नाम से बनाई जाएगी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 2-3 महीने तक उसके निटी ग्रिटी पर लंबी चर्चा हुई। लेकिन मुझे थोड़ी उस समय, मैं गलती मेरी है आप कह सकते हैं, मुझे ये लग रहा था कि भाई आप इसमें इतना समय क्यों लगा रहे हैं। उनका ये कहना था कि भाई अभी मतलब सरकार बनी है, और ऑब्वियसली जब आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं आपको 1000 और समस्या है, प्रशांत किशोर और लेटरल एंट्री व्यवस्था। और जिन लोगों से उस समय उन्होंने सलाह लिया होगा, मुझे ये सेंस आया, उनका ये कहना था कि इट इज़ टू डिसरप्टिव ए मूव, अभी हम इतना बड़ा लेटरल एंट्री शुरू कर देंगे, पूरी ब्यूरोक्रेसी अगेंस्ट हो जाएगी, ये वो। तो वो थोड़ा और टाइम चाहते थे। और मेरा ये कहना था कि सर,
जब पार्टी में कैंपेन के लिए ये व्यवस्था बना रहे थे उस समय भी तो पार्टी के एस्टेब्लिश लीडर इसके विरोध में थे, फिर भी आपने वो बनाया। तो फिर जब आप सरकार में आ गए हैं तो पार्टी में सरकार में तो कभी सहमति नहीं होगी। तो फिर हम लोगों ने म्यूचुअली तय किया कि मैं अपना अलग प्रयास करूंगा और नवंबर 2014 में मैंने फॉर्मली उनसे बात करके कि मैं जाकर बिहार में नीतीश जी के साथ काम करना चाहता हूं और वो मदद करना चाहता हूं। तो अब आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ी ज्यादा बेसब्री दिखा दी, थोड़ा इंतजार कर लेते? नहीं, बेसब्री, मैं जीवन में चीज़ों को रिग्रेट नहीं करता हूं। मैं बाद में जब उनसे कई साल बाद फिर मिला, लंबी मेरी चर्चा हुई, तो उस समय इस बात को हम दोनों ने स्वीकार किया कि मेरी जल्दी थी और उनको ऐसा लगा कि भाई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं, उन्होंने ये बात कही भी, आई मस्ट कन्फेस दिस, उन्होंने ये बात कही कि ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उस समय हो नहीं पाया। तो बात खत्म हो गई। हर आदमी की अपनी डेस्टिनी है और अब उसकी जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, मेरी भी जिंदगी उसके हिसाब से चली रही है। अब फिर कभी मोदी जी के साथ काम करने का प्लान है? नहीं साहब, अब क्या जरूरत है, अब तो प्राइम मिनिस्टर है उनका, तो अब हमारे जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है और उसके बाद जब कभी भी मिले हैं तो फिर आगे साथ काम करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा रास्ता अब अलग है। मैंने अपना रास्ता बिहार को चुन लिया है, मैं अब जाके बिहार में ही रहता हूँ। अब आज की परिस्थितियों पर कुछ बात करते हैं। जनता में से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? इंडिया अलायंस बीजेपी को परेशान कर पाएगी क्या? और 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? आपका क्या असेसमेंट है इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री तो वो बनेगा जिसको आप सब मिलकर वोट देंगे, हम सब मिलकर वोट देंगे। लेकिन मेरा अभी तक का आकलन, मैं इस तरह के प्रेडिक्शंस नहीं करता हूं कि किसको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन मेरा अभी तक का आकलन है कि एनडीए बीजेपी लेड अलायंस हैज ए मैसिव एडवांटेज ओवर एनी ऑपोजिशन पार्टी और ऑपोजिशन फॉर्मेशन। लेकिन राजनीति में 2 महीना बहुत लंबा समय होता है, कह नहीं सकते हैं कि फाइनल आउटकम क्या होगा। लेकिन आज अगर इलेक्शंस होंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी को या एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी 37-38% वोट लेके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अगर बाकी सारे इकट्ठे हो जाएं 62%, तो जरूर मोदी को हराया जा सकता है। नहीं, ये तो थियोरेटिकल मॉडल है, क्योंकि 37% वोट लेकर इसलिए प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि देश में वो व्यवस्था है, यहाँ हम लोग के यहाँ कोई फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है। और दूसरी बात है कि 37% कोई दूसरा तो लेकर नहीं आ रहा है, राहुल गांधी तो 18% वोट पे है, तो अगर वो भी 37 लाएंगे तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और ये कहना कि जो 62% है वो सब तैयार बैठा है, वो मोदी के विरोध में हो सकता है, भाजपा से उसकी सहमति नहीं हो सकती है, लेकिन वो सब राहुल जी के लिए सहमत हो या कांग्रेस के लिए सहमत हो, ये तो जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए बिहार में मैंने एक अध्ययन कराया अभी, वहाँ 55% लोगों ने कहा कि बिहार में एक नए दल की जरूरत है, भाजपा आरजेडी जदयू से अलग। लेकिन मैं अगर ये एज्यूम कर लूँ कि बस 55% लोग प्रशांत किशोर को या जनसुराज को वोट देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे ओर से वो गलती होगी। लोग ये जरूर 62% लोग मोदी जी को वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 62% लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, ये भी तो सच्चाई नहीं है। कांग्रेस को तो सिर्फ 18% लोग ही वोट करना। बहुत सारे लोग कांग्रेस में ये पब्लिकली कहते हैं कि ये मोदी जी ऐसे नहीं जीतते, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीतते हैं। देखिए, मैं उन विषयों पर कमेंट नहीं करता हूं जिसमें मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं है, क्योंकि वो गॉसिप है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ईवीएम में जो टेक्निकल बातें को अगर हटा भी दें तो ऑपरेशनली इतने बड़े स्तर पर 10 लाख बूथ हैं देश में, उसमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, इतने सारे ऑफिसर्स, इतने लोग, इतनी बड़ी व्यवस्था, इसको आप कंसिस्टेंटली मैनिपुलेट कर दें और वो बात बाहर ना निकले, इसकी संभावना बहुत कम है। दूसरी बात कि अभी तक ऐसा तो है नहीं कि सर्वे में हम लोग पा रहे हैं कि भाई कांग्रेस को 40% वोट आ रहा है और रिजल्ट अगर 20% आ जाए तो एक बार को फिर भी सोचा जा सकता है। लेकिन जब जो नॉर्मल साइंटिफिक सर्वेज हैं, मतलब वो सही है गलत है वो छोड़ दें, लेकिन डायरेक्शनली वो कहीं ये नहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी बढ़त है या इंडिया की बहुत बड़ी बढ़त है। और ये आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सर्वेज पुट टुगेदर, अगर उसका आप एवरेज भी ले लें तो पिछले 10 वर्ष के सर्वे से बिल्कुल उलट नतीजे कहीं नहीं आए हैं। तो बल्कि अगर आए हैं उल्टे तो बीजेपी के खिलाफ ही गए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा संभव है। और अगर है भी, मान लो कि एक बार को कि है, तो भी आपके पास विकल्प क्या है? आपको हल्ला, आप तो उस पर भी आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हो, आप उस पर भी तो आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हो। सिर्फ मीडिया में आके बयानबाजी करते रहने से, यदा कदा बोलने से तो होगा नहीं। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इतने लार्ज स्केल पे इतने बड़े देश में कोई आदमी करे, ये संभव नहीं है। हालांकि उसमें इंप्रूवमेंट के लिए 2-3 चीजें जरूर करनी चाहिए। एक चीज जो मैंने इलेक्शन कमीशन को भी मतलब लिखा है, उनको बताया भी है कि जो
बूथ पे जो फॉर्म एक भरा जाता है, फॉर्म 19 जिसको कहते हैं, और फॉर्म 20 वो है जो कि बूथ से फाइनल डेटा कैलकुलेट होता है। फॉर्म 19 पे सब लोग साइन करते हैं। फॉर ए स्ट्रेंज रीजन फॉर्म 19 अब अपलोड नहीं किया जा रहा है, डिजिटली ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर फॉर्म 19 और फॉर्म 20 वो है जो काउंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अपलोड करता है, फॉर्म 19 वो है जबकि वोटिंग होने के बाद सील होने से पहले सारे पार्टी के जो लोग होते हैं वो साइन करते हैं। अगर फॉर्म 19 को भी अपलोड कर दिया जाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे मैं नहीं जानता हूँ। फॉर्म 19 और 20 को अगर आप कर दें तो ये सारा विवाद कुछ हद तक और खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ी उम्मीद जो मोदी विरोधी हैं उनकी ये है कि एक बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए। ये इररिलेवेंट बात है। भी बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट तो 300 जगह पे खड़ा पहले से ही है। उन 300 जगह पे आप अपना स्ट्राइक रेट ठीक कर लो। गुजरात में आप बता दो कितने मोदी जी के भाजपा के खिलाफ कितने कैंडिडेट खड़े, एक कांग्रेस है। राजस्थान में कितने लोग हैं, मध्य प्रदेश में कितने लोग हैं, छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं। तो करीब करीब 250 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। इसके अलावा करीब 100 सीटों पर बड़ी रीजनल पार्टी, चाहे एसपी हो, आरजेडी हो और शरद पवार की एनसीपी हो, ये 3 पार्टी, अगर इन 4 पार्टियों को आप जोड़ देंगे तो बीजेपी से सीधा मुकाबला 1 to 1 है 350 सीट्स में। प्रॉब्लम यह है कि इन 350 सीट्स में, प्रॉब्लम फ्रॉम द अपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि इन 350 सीटों में ये चारों पार्टियों का स्ट्राइक रेट सिंगल डिजिट में है। तो अब आप उसमें चाहे एक खड़ा करो या 2 खड़ा करो, उससे क्या फर्क पड़ना है। जो बाकी के 200 सीटों पर है उस पर मीडिया इतना न्यूज बनाता है, अलायंस हो गया, सीट बना नहीं बना। भाई ये 350 में तुम अगर 125 से 150 भी जीत जाओगे, कल सरकार बीजेपी की हट जाएगी। वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने मोदी को इन सीटों पर जीतने वाला बना दिया? देखिए, बीजेपी की जीत की 4 वजह मेरी समझ से दिखती है। एक तो उनका जो हिंदुत्व का विचारधारा है, एक बड़ी समाज में एक बड़ा वर्ग है जो हिंदुत्व के नाम पर उनको वोट करता है। दूसरा, जो मोदी 2014 के बाद से हम लोगों ने ये नया राष्ट्रवाद का एक शुरू किया है, मोदी जी ने, नियो नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, कि भारत की ताकत, भारत की स्थिति देश में विदेश में। तीसरा, ये लाभार्थी का जो मॉडल है, डायरेक्ट डिलीवरी मॉडल का, चाहे वो शौचालय हो, अनाज हो, जनधन अकाउंट है, किसानों के लिए पैसे हैं और नल का पानी है। ये 5 चीज़ें जो लोगों को सीधे डिलीवर हुई हैं। और चौथा, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल मसल है और जो ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, पुट टुगेदर अगर ये 4 चीज़ों में आप 3 चीज़ों पे उनसे बेहतर नहीं करोगे तो आपके जीतने की संभावना कम है। सिर्फ और सिर्फ ये बात करने से, लफ्फेबाजी करने से आप नहीं हरा सकते हैं। यू हैव टू हैव ए काउंटर टू हिंदुत्व, यू हैव टू कम आउट विथ ए बेटर नैरेटिव और नेशनलिज्म। लाभार्थी मॉडल को आपको बेहतर आपको अपना वेलफेयर मॉडल दिखाना पड़ेगा। और इलेक्टोरल मसल अगर आप बीजेपी को मैच नहीं भी करते हैं तो कम से कम कॉम्पेरेटिव कुछ बनाना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो आपने वो तो बात बताई नहीं जो सारे विरोधी दलों के नेता सफलता का राज बताते हैं, वो कहते हैं सीबीआई और ईडी। देखिए, आप रजत जी 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, जो भी सत्ता में रहता है इस देश ने देखा है, वो गवर्नमेंट की एजेंसीज का दुरुपयोग, सदुपयोग, जो भी आप कहना चाहो, सब करते हैं दुरुपयोग, और सब यही कहते हैं कि वो तो बिल्कुल एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वही काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि देश में ये पहली बार हो रहा है। एक्सटेंट कुड वेरी। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो आप कहोगे इंदिरा जी के टाइम में ज़्यादा होता था, अभी कम हो रहा है। अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो आप कहेंगे कि भैया हमारे ज़माने में कम होता था, अभी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन नेट एज ए सिटीजन आपको ये समझना चाहिए कि मतलब इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है और जनता को उससे दिक्कत नहीं है। उपयोग दुरुपयोग से जनता को इस बात से जरूर दिक्कत हो सकती है। लोगों को ये परेशानी नहीं है कि लालू जी पे छापा पड़ गया, कि अरविंद केजरीवाल पे पड़ा, कि हेमंत सोरेन पे पड़ा। लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वही हेमंत सोरेन कल बीजेपी ज्वाइन कर ले तो छापा रुक जाएगा। लोगों को दिक्कत उससे है। बाकी अगर किसी ने गलत किया है, आप उसकी जांच करना चाहते हो, उसको जेल में डालना चाहते हो, कानूनी कार्रवाई करना, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि वही आदमी जब बीजेपी से जुड़ जाए तो फिर आप कहते, कल जिसको आपने बताया सबसे बड़ा भ्रष्ट जिस पर जांच चल रही है, वो आदमी बीजेपी ज्वाइन किया, आपने परसों से अपने जांच रोक दी, वहां पर दिक्कत है। और मुझे लगता है कि इट इज नॉट कंसिस्टेंट विथ व्हाट मोदी जी क्लेम्स, तो टू दैट एक्सटेंट ही इज एट फॉल्ट। लेकिन जहां तक एजेंसियों के दुरुपयोग की बात है, तो जितना उपयोग दुरुपयोग अभी हो रहा है, इस तरह के उपयोग दुरुपयोग पहले भी होते रहे। एक सवाल और ले सकते हैं हम? आपने इतने बड़े बड़े लीडर्स के साथ काम किया है, उन्हें इतने करीब से देखा है, तो आपको मोदी जी और राहुल जी में क्या अंतर लगता है? देखिए, अंतर तो इनहेरेंट है, हु दे आर। मतलब राहुल जी का जो अपना पेडिग्री है, जिस फैमिली से वो आते हैं, मोदी जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उसमें फ़र्क है। उनके काम करने के नज़रिए में फ़र्क है, उनके विचारधारा में फ़र्क है,
उनकी कार्यशैली अलग है। तो अंतर इस तरह का कि राहुल जी और मोदी जी में क्या फ़र्क है ये तो पूरे दुनिया को ही दिख रहा है, इसमें कोई विशेष टिप्पणी करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो उनका अपना एक्सपीरियंस है, अगर आप मैं इस तरह से बताऊं कि मोदी जी की ताकत क्या है। मोदी जी की ताकत ये नहीं है कि वो बहुत बड़े ओरेटर हैं, मोदी जी की ताकत ये नहीं है कि वो हिंदुत्ववादी सारी शक्तियां उनकी मदद करें। मोदी जी की ताकत ये है कि जो 45 साल का उनका एक्सपीरियंस मिक्स है। 15 साल तक जब मोदी जी संघ के प्रचारक थे तो उन्होंने शायद फर्स्ट हैंड समाज को बहुत करीब से जाना, समझा, उसके साथ काम किया। फिर 15 साल वो बीजेपी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर के तौर पर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने, चलाने, इलेक्शन लड़ने को समझा। फिर करीब 15 साल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, पहले चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री। अगर आप इस 45 साल के एक्सपीरियंस मिक्स को साथ में कर दें तो देश में बहुत कम लोग होंगे जिसको इस तरह का डाइवर्स एक्सपीरियंस होगा। यही वजह है कि कई बार पत्रकार कहते हैं कि मोदी जी कैन लिटरली सेकंड गेस कि पब्लिक क्या सुनना चाहती है। वो क्या पब्लिक सुनना चाहती है ये सेकंड गेस मोदी जी इसलिए कर पा रहे हैं कि उन्होंने 45 साल समाज, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपना समय बिताया है। बिना इस प्रयास के आप इस तरह की क्षमता नहीं डेवलप कर सकते। और जब तक उसको लोगों को लग रहा है कि ये टीवी पे ऐड आ रहे हैं या बहुत प्रचार चल रहा है या मीडिया पर कब्जा कर लिया इसलिए मोदी जी की ताकत है, ऐसा नहीं है। जब तक आप उनकी ताकत को नहीं समझेंगे तब तक आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कई बार जब हम लोग जैसे लोग इस तरह का कमेंट करते हैं, लोग जाइएगा सोशल मीडिया पे गाली लिखेंगे, अरे ये तो मोदी का एजेंट है। मेरे भाई, ये नीति कहती है कि जिससे आपका मुकाबला है, जिससे आप लड़ना चाहते हैं, जिसको आप हराना चाहते हैं, जो आपका राजनीतिक विरोधी है या किसी भी फील्ड में, तो ये आपके लिए एसेंशियल है कि आप समझें कि उस आदमी की ताकत क्या है, तभी तो आप उसको हरा पाएंगे। जब आप उसको समझोगे ही नहीं तो आप उसको हराओगे कैसे? देखिए, सवाल उन्होंने 2 के बारे में पूछा तो अब लगे आप दूसरे की ताकत भी बता दीजिए। राहुल जी की जी, राहुल जी के साथ मैंने बहुत लंबा काम नहीं किया। अगर मुझे उनकी ताकत बतानी हो तो आई वुड से ही हैज़ अ टेम्परामेंट विच सरप्राइजेज मी। मैं कहता हूँ ही हैज़ ए नर्व ऑफ स्टील, क्योंकि इतने हार के बाद भी पॉजिटिव बने रहना, आप उसको हंसी में मत लीजिए। ये मैं आपको रिलेटिव कंपेयर करके दे देता हूं। अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 वर्ष में हार जाए तो सारी ताकत के बावजूद मोदी जी ना लीडर रहेंगे, ना वो जनता को फेस कर पाएंगे। ये राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी he is convinced that he is on the right path. एक और ब्रेक में रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में प्रशांत किशोर पर इल्जाम और सवालात का एक और। जो सड़क के चले उसे सरकार कहते हैं, जो जनता की न सुने उसे बिहार कहते हैं, जो पलट के पलटे उसे नीतीश कुमार कहते हैं, और जो सबको पलट के पलटे उसे प्रशांत किशोर कहते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं प्रशांत किशोर पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर पर इल्जाम है कि ये पलटी मार हैं। देखिए, आजकल नीतीश जी को सब लोग पलटी मार कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें कही जा रही है। किसने मुझे लिख के भेजा है, जो सड़क के चले उसे सरकार कहते हैं, जो जनता की न सुने उसे बिहार कहते हैं, जो पलट के पलटे उसे नीतीश कुमार कहते हैं, और जो सबको पलट के पलटे उसे प्रशांत किशोर कहते हैं। लोगों का नज़रिया है, उसका सम्मान है, डेमोक्रेसी है। अगर लोग ऐसा समझते हैं तो मुझे अपने आचार विचार व्यवहार काम में और बेहतरी करने की ज़रूरत है। ये आरजेडी के एक लीडर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पलटी मारना तो प्रशांत किशोर ने सिखाया, वो उन्हें लेके आए थे हमारे पास। नहीं, पलटी मारना मैंने नहीं सिखाया। मैंने तो आरजेडी के साथ उनको एक साथ करके 15 में चुनाव जिताने में मदद करी, और मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप आरजेडी छोड़कर। ये पलटी मार वाली जो बात शुरू हुई है तो 2017 से शुरू हुई है, तब मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं था, वो खुद से छोड़कर गए हैं।
देखिए, नीतीश कुमार पलटू मार हैं या उन्होंने पलटी मारी है, ये बात तो सर्वविदित है, इस पर कुछ बहुत टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। बिहार के परिप्रेक्ष्य से और अभी की जो घटना है उसके नज़रिए से ये चीज़ जरूर है कि जितने अगर नीतीश कुमार बड़े पलटी मार हैं तो मोदी जी और अमित शाह भी कम पलटी मार नहीं। अभी 2 महीना पहले जाकर अमित शाह भाषण देकर आए हैं बिहार में बिना पूछे हुए, तब वहाँ कोई रजत शर्मा नहीं थे, खुद से स्टेज पर खड़ा होकर कहा बिहार के एक एक आदमी सुन लो, नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। तो हम एक जोक हमें भी लोगों ने भेजा है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया था, सिर्फ चिटकिनी लगाना भूल गए थे इसलिए नीतीश कुमार फिर वापस आ गए। लेकिन लालू जी उस समय कहते थे कि नीतीश के पेट में दांत हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो आपने कैसे दोनों को मिला दिया? मिलाया उस समय। देखिए, एक तो उनकी कुछ अपनी भी सोच थी और उस समय जो 14 में मोदी जी का दौर था मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल था वहाँ जीतना, और साथ में उनके आने से वो ताकत बढ़ी। उस चीज़ को हम लोग रैशनली और लॉजिकली समझा पाए और दोनों साथ में आए और साथ में चुनाव भी जीते। लेकिन वहाँ से नीतीश कुमार जी की जो है प्राथमिकताएं वो बदलती रही हैं, तो उसमें हम लोग कुछ बहुत कर नहीं सकते हैं। देखिए, सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं, मैंने मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में हमने जगन मोहन रेड्डी की मदद करी, वो जीत गए। अब मैं तो हूँ नहीं, वो जब चुनाव जीते उन्होंने कहा भाई स्पेशल स्टेटस हमें चाहिए, हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इक्वी डिस्टेंस रहेंगे। और जीतने के बाद अगर वो भाजपा के साथ चले गए तो लोग तो गाली हमें ही देंगे, देते ही लोग गाली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ पंजाब का। आपको पंजाब में पहली बार जब मेरे दिमाग में आया कि ये काम मुझे नहीं करना है, वो क्यों आया, पंजाब में हम एक घटना हुई, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं वो अमरिंदर सिंह उस समय के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। अमरिंदर सिंह से मिलने का उनको समय नहीं मिला, तो उन लोग धरने पर बैठे कि भाई जो कोई भी अमरिंदर सिंह से हम लोग को मिला देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। तो उस समय एक आम आदमी पार्टी के जीते हुए एमएलए थे उस समय के, उन्होंने लिखा कि भाई जो आदमी अमरिंदर सिंह से इनको मिलाएगा उनको 1 लाख मिलेगा, जो प्रशांत किशोर को पकड़ के वापस पंजाब लाएगा उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। क्योंकि यही आदमी है चुनाव से पहले कह रहा था घर घर कैप्टन हर घर कैप्टन, और अब चुनाव के बाद कहीं नहीं कैप्टन। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया का लेकर राहुल जी को भेजा कि भाई चुनाव आप लोग जीते हैं, मुख्यमंत्री आपका है, नेता आपके हैं और गाली हमें दे रहे लोग। तो मुझे इस बात का एहसास है कि जो काम हम लोगों ने किया उसमें कई बार जब नेता गलती करते हैं तो लोग गाली हम लोग को देते हैं। और लेकिन नीतीश जी के साथ आपका संबंध ज्यादा गहरा था। आज तो आप कहते हैं कि नीतीश कुमार मरा हुआ सांप है जो गले में लटकाएगा मर जाएगा। नहीं, वो राजनीतिक तौर पे देखिए, नीतीश कुमार से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे। अब जब मैंने नीतीश कुमार से अलग रास्ता अपनाया तब भी मैंने कहा कि जब मैं नीतीश के साथ था तो मेरा और उनका पिता पुत्र का संबंध रहा है करीब करीब। वो तो कहते हैं हमारे घर में आके रहते नहीं रहते ही, आज भी उनके घर में हमारे कपड़े सामान सब आज भी पड़े हुए हैं। आज अब जाते अब मिलेगा नहीं वो, अब वो चले गए, उनके ही सिलवाए हुए थे तो उनके पास रह गए। भगवान मतलब अच्छा है, अब उनका रास्ता अलग है। जब मैं पिछली बार उनसे मिला था तब मैंने उसके बाद निकल के ट्वीट भी किया था कि जो आप प्रस्ताव दे रहे हैं वापस आने का अब संभव नहीं है, आप अपने लेकिन जिनके घर में रहे थे, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि पिता पुत्र का संबंध था, जिन्होंने आपको पार्टी में बड़ी जगह दी, उनके लिए आप कहते हैं वो धूर्त आदमी है। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव नहीं हारे थे 2014 में, उनकी पार्टी हारी थी लोकसभा में और उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को बना दिया था। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गए हैं, 42 एमएलए है, फिर कभी आरजेडी के साथ, कभी लालटेन के, कभी कमल के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो नीतीश कुमार है, आपको याद होगा जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार रेलवे मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी, उसके बाद पद से इस्तीफा दे दिया। जिस नीतीश कुमार का मैं आज विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार हैं जो कोरोना काल में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई लेकिन घर से बाहर नहीं निकले। जो आज जहरीली शराब से 100 लोग की मृत्यु होती है तो हंसकर कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसके बारे में एक बिहार में समझ थी कि ये आदमी सुशासन के लिए, गवर्नेंस के लिए जाना जाता है, ये बिहार को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार हैं जिनके राज को लोग अधिकारियों का जंगल राज बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, कई बार जब ये लोग सवाल पूछते हैं अरे भाई आप तो 5 साल पहले नीतीश के, आपने 10 साल पहले मदद की थी। लोकतंत्र आपको क्या बताता है? आप जिस नेता का, दल का भी मदद करना चाहते हैं, जिसमें भी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, जिस पर भी विश्वास है, वो आप उनकी मदद कीजिए, उनको वोट कीजिए। लेकिन वो भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। जब उनका काम अच्छा लगा उनके साथ खड़े हुए, जब उनका काम अच्छा नहीं लगा तो वही लोकतंत्र और संविधान मुझे ये जिम्मेवारी देता है, बताता है कि नागरिक होने के नाते आप अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका उसी मजबूती से विरोध भी करें। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो रजत जी 5 वर्ष पे चुनाव होने की जरूरत ही क्या है?
आपने एक बार मोदी जी की मदद कर दी, एक बार नीतीश जी को वोट दे दिया, आप जीवन भर उन्हीं को रहने दो। यहाँ सवाल रिश्तों का है। रिश्ते व्यक्तिगत है, लेकिन बिहार में जो आज स्थिति है, बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। वो मेरे और नीतीश के बहुत अच्छे रिश्ते हों या खराब रिश्ते हों, उससे मतलब नहीं है। अब जिससे आपके अच्छे रिश्ते हैं उसको आप धूर्त और सांप कहते हैं। नहीं, मैंने खराब होंगे उसका क्या करेंगे? मैंने वो भले खराब हो जाए, मैं ये कह रहा हूं कि जो नीतीश कुमार, मैंने उनको धूर्त नहीं कहा, मैंने कहा कि जो वो कर रहे हैं वो विशुद्ध तौर पर राजनीतिक धूर्तता है। आप आज किसी के साथ गए, अभी कहा कि मैं तेजस्वी यादव यहाँ का भविष्य है, मैं अब तो मेरा जीवन का लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव को बढ़ाऊंगा। अगले दिन कह रहे ये आदमी तो बिल्कुल बच्चा है, इसको कुछ नहीं, अब तो मैं मोदी जी के साथ रहूंगा। फिर 4 दिन के बाद कहिएगा कि अब तो नया, मुझे सामाजिक न्याय वाले, हम लोग सब सोशलिस्ट एक साथ रहेंगे। फिर अगले बार कहेंगे मैं तो हमेशा से भाजपा ही था। तो मैं इसको राजनीति, मैं उनके जो वो कर रहे हैं उसको राजनीतिक धूर्तता लेकिन वो ये बता रहा कहते हैं कि प्रशांत किशोर को मेरे पास अमित शाह ने भेजा था। अब देखिए, नीतीश को जब आप हमको कैसे अमित शाह भेजेंगे? मैं तो अमित शाह के खिलाफ 2014-15 में जब मैं नीतीश कुमार की मदद कर रहा था, तब तो अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा था। तो अमित शाह ने खुद से भेजा नीतीश कुमार के पास, और नीतीश कुमार ने मुझे अपने घर में जगह दे दी। तो ये नीतीश कुमार की समझदारी दिखाता है कि कितने बड़े बेवकूफ आदमी हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि नीतीश कुमार ने फोन करके, कई लोग कहते हैं बीजेपी के एजेंडे में, यार बीजेपी वाले इतने बेवकूफ तो नहीं है कि अपने एजेंट को बंगाल भेजते हैं दीदी की मदद करने के लिए और हार के चुनाव आ जाते हैं। तो पहले ये तय कर लो यार भाई कि किसका एजेंट बता रहे हो। अगर भाई हमारी समझदारी चाहे हो ना हो, मोदी शाह की राजनीतिक समझदारी पर तो किसी को डाउट नहीं है। वो इतने राजनीतिक समझदार तो जरूर हैं कि अपने ही आदमी को बंगाल भेजकर, बंगाल खुद क्यों चुनाव हार जाएंगे, अपने ही आदमी को नीतीश कुमार के पास भेजकर कहेंगे कि हमें हरा दो बिहार में। ऐसा कौन करता है भाई? ये बताइए कि जब 2022 में दोबारा से वो लालू यादव के साथ गए, उससे पहले आपसे बात की थी नीतीश कुमार की थी? जब 2022 में भाजपा को छोड़कर लालू जी के पास जाने का मन बना रहे थे, तो दिल्ली आए थे और मेरे साथ 3-4 घंटे बैठे, मुलाकात भी करी, उन्होंने चर्चा भी की। उनका ऐसा मानना था कि मैं उनके साथ आऊं, और ये महागठबंधन का चूंकि सफल प्रयोग 2015 में किया गया था, तो मुझे उनके साथ आना चाहिए। उस समय मेरी चर्चा भी हुई, फिर मेरा मन बना नहीं और वो आगे बढ़कर वहाँ गए। उन्होंने फिर गठबंधन बना लिया। बनाने के बाद फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई ऑफिशियली, और उन्होंने कहा यही बात कि फिर वापस आइए, हमारे पार्टी में रहिए, हमारा आगे आप देखिए। मैंने कहा सर अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने एक अपनी नई परिकल्पना लेकर अपना एक प्रयास बिहार में शुरू किया है और मैं उसी को करना चाहता हूँ। तो ये बात तो सही है कि दोबारा पलटी मारी, फिर आपसे पूछ के मारी? नहीं, पूछ के नहीं मारी, वो मुझे उन्होंने बताया। मैं अगर कन्विंस होता, अगर मैं सहमत होता तो जुड़ जाता उनके साथ, लेकिन मैं वो कन्विंस नहीं था कि ये काम सही होगा। इसीलिए, क्योंकि मैंने उस समय उसकी वजह भी बताई थी कि देखिए 2015 में जो महागठबंधन, देखिए फर्क आप लोग समझिए, महागठबंधन जो 2015 में बना था वो चुनाव के पहले बना था। बिहार की जनता को ये बताया गया कि भाई ये महागठबंधन है, ये कार्यक्रम है, ये चेहरा है, ये सपोर्टिंग पार्टी है, वोट दो। उन्होंने मैंडेट दिया था। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो ऑथेंटिकेशन है वो तो जनता के हाथ में है। अभी जो महागठबंधन उन्होंने बनाया, ये बिना चुनाव के बनाया। ये तो पीछे चोर दरवाजे से बना लिया, चाहे भाजपा के साथ बनाए चाहे आरजेडी के साथ बनाए। मैं इसके विरोध में हूं। आज उनको भाजपा के साथ जाना है या आरजेडी के साथ जाना था, अब साथ में जाओ, डिसॉल्व करो, चुनाव लड़ लो, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रशांत जी अब लेकिन नीतीश बाबू का तो ये सिस्टम बन गया है कि लोग कहते हैं कि दोनों ही पॉकेट में 2 लिखते हैं लेटर, एक में इस्तीफा और एक में नए मुख्यमंत्री का शपथ। और ये स्क्रिप्ट इतनी बार प्ले कर दिया गया है कि मतलब गए, इस्तीफा दिया और 3 घंटे के बाद फिर आके शपथ ले लिया। 9वीं बार एक ही आदमी शपथ ले रहा है। किसने लिखा है कि जितनी क्लास तक तेजस्वी यादव पढ़े हैं उतनी बार वो शपथ ले चुके हैं? जी, नहीं, लिखने वाले तो ये लिखा है कि तेजस्वी जी 9वीं क्लास भी नहीं पास हो गए, कम से कम 9 बार। ये तो 9 बार तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार। लेकिन इस बार जो उन्होंने पलटी मारी है, किसी को पता नहीं था? सबको पता था। मैं आप मेरे जितने भी वक्तव्य वहां मैंने मीडिया को दिए हैं, आपको पता था, ये मैं पूछ रहा हूं। बाकी जेपी के लोगों को, वो तो उनका विरोध कर रहे थे, कुछ उनके बारे में कह रहे थे, लेकिन आपने कई महीने पहले ये कह दिया था। जी बिल्कुल कह दिया था। और अभी आपको एक और बात कह देता हूं कि अगला विधानसभा का चुनाव होने से पहले आज जो राजनीतिक फॉर्मेशन बिहार में है, ये फॉर्मेशन रहेगा नहीं। या तो नीतीश कुमार खुद छोड़ के फिर कहीं चले जाएंगे, फिर पलटी मारेंगे। आज के जिस फॉर्मेशन में नहीं रहेंगे, या बीजेपी उनको हटा देगी लोकसभा के बाद। नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार एज ए डिक्लेयर्ड फेस ऑफ बिहार, सीएम फेस, इस पर चुनाव नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के लोगों की राजनीतिक समझदारी इतनी कम है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो आदमी भी नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगा,
नीतीश तो डूबेंगे डूबेंगे, वो पूरी नाव ही डूब जाएगी। इसलिए वो होना, इसमें देखिए कई लोग आप जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुझे कोई अंदर से खबर है, ये तो राजनीतिक विश्लेषण का मामला है। मैं पीछे 8 महीने से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार और आरजेडी साथ में चल नहीं सकते हैं। दूसरा, मैं ये जान रहा हूं कि अगर वो साथ में लड़ेंगे तो लोकसभा में बड़ी हार होगी। आप जरा ये देखो, मैं क्यों 7 महीने से कह रहा था, अगर लोकसभा में वो आरजेडी के साथ लड़ते तो मैंने पब्लिकली कहा कि इनको 5 सीट भी नहीं आएगी। तो अगर आप नीतीश कुमार हो, लोकसभा में आपके 2-3 सीट आएगा तो 2 महीने के बाद आपकी सरकार भी जाएगी, आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, पार्टी भी बर्बाद हो जाएगी। उससे अच्छा है थोड़ा ह्यूमिलिएशन ही सहो, पहले ही भाजपा में भाग लो। तो ये बात मैंने आपको इसीलिए 7 महीने पहले कहा कि उन्होंने जाति के आधार पर सर्वे कराकर समाज में रिजर्वेशन सारी बात करने के बाद उसका आकलन किया, देखा कि नीचे स्थिति बदल नहीं रही है, तो कहा भैया चलो सरेंडर करो। देखिए, हम जो सुन रहे थे कि नीतीश कुमार को जो इंडिया अलायंस है उसका कन्वीनर बनाया जाएगा या उनको प्रधानमंत्री पद का फेस बनाया जाएगा, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें उनको लेकर हो रही थी, आप कह रहे थे ये छोड़ देंगे? क्योंकि ये बातें ये उनके ख्याली पुलाव थे। इंडिया अलायंस में जितने लोग बैठते हैं बड़े लीडर, शायद ही कोई ऐसा लीडर है जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे ना जुड़ा हूं, जिनसे बात ना होती हो, चाहे वो MK स्टालिन हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता दीदी हो, या जितने लोग उसमें हैं। और किन्हीं से बातचीत करने से मुझे ऐसा नहीं लगा कि दे आर गोइंग टू गिव नीतीश कुमार दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि नीतीश, देखिए इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो अगर कोई चेहरा होगा कांग्रेस से होगा। अगर कांग्रेस से नहीं होगा तो सेकंड दूसरा दल TMC है, वहां से होगा। तीसरा सबसे बड़ा दल DMK है। तो नीतीश कुमार को किस आधार पर चेहरा बना दिया जाएगा? मतलब ये लॉजिक की बात, ये तो उनके मन के ख्याली पुलाव थे कि भाई मुझे बना दिया जाए, किस आधार पर? और जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, तो बिहार में जो स्थिति है, तो जो एक 2014 में चला कि भाई पूरा देश चाहता है कि गुजरात जैसा विकास हो। आप मुझे बता दो रजत जी, किस राज्य में लोग कहेंगे कि भैया हमारे राज्य को बिहार जैसा बना दो? तो आप कौन नीतीश कुमार को अपना लीडर बनाएगा? ना पार्टी वाले बनाएंगे ना जनता बनाएगी। तो फिर आप, ये तो लॉजिक की बात है, कॉमन सेंस आप लगाइए, कोई नहीं बना। इसके लिए आपको बहुत बड़ा राजनीतिक विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। सर, मेरा सवाल है 2024 में नीतीश कुमार जी का क्या भविष्य रहेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी का अपना भविष्य तो अब कुछ नहीं है, चूंकि वो एक बड़े जहाज में, जिसको कि आप NDA भाजपा कह सकती है, उसमें सवार हो गए हैं। तो जो भाजपा की ताकत है बिहार में या देश में, मोदी की को लेकर जो पॉजिटिविटी अगर है, तो उन सब का फायदा अब नेचुरली उनके उम्मीदवारों को मिलेगा, लेकिन वो फायदा विधानसभा में नहीं होगा। तो अभी मैं देखता हूं कि लोकसभा में इस निर्णय का उनको फायदा होगा, लेकिन उसके बाद कहानी खत्म है। और तेजस्वी की कहानी वहां से शुरू होगी? नहीं होगी, कहीं नहीं शुरू होगी। इसलिए कि देखिए, नीतीश कुमार को या भाजपा को बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग सिर्फ इसलिए वोट करता है क्योंकि वो कुछ भी हो जाए, वो तेजस्वी यादव आरजेडी को वोट नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि 15-20 साल आप लोग जंगल राज की बात करते हैं, पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं। जिस समाज के लोगों ने उस जंगल राज को 15 साल झेला है, वो चाहे कुछ भी हो जाए वापस से उनको वोट नहीं देंगे। एक और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में प्रशांत किशोर पर इल्जाम और सवाल का एक और। किसी पार्टी ने आपको अप्रोच किया है कि आके जरा हमारी रणनीति बना दीजिए? नहीं, स्वाभाविक तौर पर लीडर जो जानते हैं वो फोन करके थोड़ी बहुत बात, या कभी मिले तो बातचीत हो सकती है, लेकिन मैं एक्टिवली जो काम करता था उस काम को ना करता हूं, ना मैं आगे कभी जीवन में किसी के लिए नहीं करूंगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं प्रशांत किशोर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर पर इल्जाम है कि ये सबका इस्तेमाल करते हैं। अब प्रशांत जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे मोदी पर जीत का सेहरा बंधा, फिर नीतीश पर जीत का सेहरा बंधा, उसका फायदा उठाया, अब पंजाब पहुंच गए अमरिंदर सिंह से, लाओ भाई तुम्हारा काम करें। देखो, ऐसा है कि ये जो पूरी डिस्कशन है, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि एक तो हम लोग बहुत ओवर हाइप्ड हैं। मैंने पहले कहा, रोज कहता हूँ इस बात को, मोदी जी जीते, भाजपा जीती, मोदी जी जीते, प्रशांत किशोर तो जीते नहीं। नीतीश कुमार ने अगर मुझे या अपने साथ जोड़ा या मुझे अपने काम के लिए बुलाया, तो मैं जाकर खुद तो कहूँगा नहीं कि भैया मुझे ले लो और वो मान जाएंगे मेरे कहने से, अपने घर में किसी को बुला लेंगे। जनता मानती नहीं है जिसकी भैया आप ये काम करना जानते हो। लोग तो यही कहते हैं भैया तो मोदी जीते थे, प्रशांत किशोर जबरदस्ती का अपना पगड़ी बांध रहे हैं। उसके बाद आप बिहार गए, बिहार में नीतीश लालू जीते, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भी कुछ तो जानता ही होगा, तभी तो देखो अभी तो मोदी जी के साथ था, अभी इनको हराने वाले फॉर्मेशन में भी है। फिर भी ज़्यादातर लोगों ने कहा नहीं यार इनका क्या है, तो लालू नीतीश का अपना जातीय कॉम्बिनेशन था, प्रशांत किशोर का क्या है, जबरदस्ती का ही अपना क्रेडिट ले रहे हैं।
फिर आप पंजाब जीत गए, तो लोगों ने कहा नहीं भाई कुछ तो जानता ही आदमी, फिर पंजाब भी जीत गया, फिर आप तेलंगाना जीते, आंध्रा जीते, तमिलनाडु जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते। जब आप 10 साल वो काम किए हैं तब तो लोग मान रहे हैं कि नहीं भी अच्छा इनको कुछ थोड़ा बहुत आता है। देखिए, पंजाब में अमरिंदर सिंह के बारे में था, वो ढीले ढाले आदमी हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं, अगले दिन सुबह देर से उठते हैं। उनको मैदान में लाना और जिताना ये मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था। और मेरे जीवन का सबसे कठिन इलेक्शन अगर आप कहेंगे तो पंजाब का इलेक्शन था। आम आदमी पार्टी की वहाँ बहुत बड़ी हवा थी। जो रिजल्ट आपको 5 वर्ष के बाद दिखा, इससे बड़ा रिजल्ट आम आदमी पार्टी को 2017 में पंजाब में मिलता। लेकिन वो अच्छा कैंपेन हुआ, ऊपर वाले की थोड़ी मदद रही और चुनाव जीते भी हम लोग। और वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ईगो पर चोट कर दी थी? नहीं, ये तो देखिए मजाक में होता है। 2015 में 2 पार्टियों ने भाजपा को हराया। जनवरी में 2015 में आम आदमी पार्टी ने हराया भाजपा को दिल्ली में, और नवंबर में महागठबंधन के द्वारा बनाकर हम लोग जीते। तो सोशल मीडिया में जीतने पर बात ये चलने लगी कि अरे ये तो मोदी साहब को हराया है, हम लोग को हरा के दिखाओ तो माने। तो सोशल मीडिया में जो वॉलंटियर्स होते हैं ना, तो हम लोग के साइड जो लोग थे और कुछ आम आदमी, उन्होंने शुरू किया। तो बातचीत में ये हुआ कि अच्छा चलो भाई आम आदमी पार्टी को भी हरा के देख लेते हैं, तब इनको समझ में आएगा। फिर एक इंटरव्यू आया इकोनॉमिक टाइम्स में अरविंद केजरीवाल का। उस इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल से पत्रकार ने सवाल पूछा कि ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जो अभी महागठबंधन की मदद कर रहे थे बिहार में, वो पंजाब में कांग्रेस की मदद कर सकते हैं, इसका असर कितना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने हंस के, उसमें लिखा हुआ है हंसते हुए ये कहा कि अगर प्रशांत किशोर में दम है तो आके देख ले, और अगर कांग्रेस पर इतना ही कांग्रेस को उन पर इतना भरोसा है तो उन्हीं को फेस बनाकर देख ले। और फिर ब्रैकेट में लिखा है कि ये इस बात को छापिएगा जरूर। ये अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार को कहा कि इसको छापना जरूर। तो फिर मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा तो मैंने कहा चलो भाई एक हाथ वहीं कर लेते। तो और उनको हराया भी, कायदे से हराया। 2017 में कांग्रेस को पंजाब में इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़ी जीत 77 सीट जीत कर आए थे। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल से दोस्ती भी हो गई, उसके बाद थोड़े दिन दोस्ती भी रही। दिल्ली में मैंने उनकी मदद भी की, और इसीलिए की कि वो मतलब पंजाब में अननेसेसरी मैं उस झगड़े में पड़ गया था, मुझे नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुबह उठाना मुश्किल रहा होगा। देखिए ऐसा है, जब आप लीडर्स के साथ काम करते हैं तो उसको पहले कुछ दिनों में हम लोग असेस कर लेते हैं कि इनके साथ किस तरह से काम होता है। अमरिंदर सिंह 11 बजे दिन शुरू करते हैं मान लो, तो उसी हिसाब से बना लिया। पहले उनसे पूछ लिया सर हफ्ते में कितने दिन करोगे, तो बताया 5 दिन मैं काम कर सकता हूँ, 11 से 6 कर सकता हूँ। तो वैसे ही कैंपेन डिजाइन किया। और केजरीवाल को सुलाना मुश्किल रहा होगा। नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या अनुभव रहा आपका अरविंद केजरीवाल के साथ? अरविंद केजरीवाल के साथ जो मैंने काम किया उसकी वजह मैं आपको बता दूं, कई लोगों का ऐसा दबाव था, कई लोग ऐसा सोचते थे कि मुझे आम आदमी के साथ जुड़कर लंबा प्रयास करना चाहिए। तो मेरा अपना ये स्वभाव है कि कोई इस तरह के जीवन के बड़े निर्णय लेने से पहले एक बार उनके साथ जुड़कर करीब से उनको देख लें, जान लें, समझ लें। क्योंकि कई बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी तरह के लोग आपको मिलेंगे, ओपिनियन वाले लोग आम आदमी पार्टी को लेकर। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनके बारे में बहुत अच्छी सोच रखता है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको एकदम भरोसा नहीं करता है। तो मैंने दिल्ली में ये कहा कि इनके साथ काम करके जब देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली इनके साथ लंबा काम कर सकते हैं कि नहीं। वो काम किया, उनकी ताकत से वो जीत के भी आए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ लंबा चलना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए काम फिर आगे उनके साथ नहीं किया। वही बता दीजिए क्यों लंबा चलना मुश्किल है? लंबा चलना इसलिए मुश्किल है कि मैंने ये देखा कि उस पूरे सेटअप में कोई इंस्टीट्यूशनल या आइडियोलॉजिकल रूटिंग नहीं है उस पार्टी की। कई लोग कहते हैं कि भाजपा में ऑटोक्रेसी है, कांग्रेस में सब गांधी परिवार ही निर्णय लेते हैं, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था मैंने आम आदमी पार्टी में देखी वो बिल्कुल ही वन मैन शो है। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भाई आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी बैठी, आप देखते हैं मोदी जी आए, नड्डा जी ने रिसीव किया, बैठक हुई, कैंडिडेट के लिस्ट जारी किए गए। एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था है, भले वो लिस्ट बनी हो अमित शाह के घर पे, लेकिन एक व्यवस्था है। आपने इस तरह की खबर कभी आम आदमी पार्टी के लिए नहीं सुनी होगी कि भाई 10 लोग बैठे, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो मैं अपने दिमाग में आई एम अ बिट मोर टुवर्ड्स स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट। मैं एकदम वन मैन वाले जो शो है उसमें बहुत कंफर्टेबल अपने को नहीं पाता हूँ। ज़्यादातर लोग जहां आपने चुनाव लड़ा आपकी तारीफ ही करते हैं, प्रशंसा करते हैं, विरोधी दल भी और जिनके जिताया उनको भी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बात मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा प्रशांत किशोर ने हमें लूट लिया, ये बिहारी डाकू है, इसने आंध्र प्रदेश में लाखों वोट गायब करवा दिए और हैदराबाद में आके हमारा डेटा भी चुरा लिया। अब जब आप चुनाव हारते हैं तो
आपकी सल्तनत जा रही है तो थोड़ी घबराहट और थोड़ा खींच गुस्सा तो होगा, लेकिन उसके बाद चंद्रबाबू नायडू से मेरी दोस्ती भी है, बातचीत भी होती है और उन्होंने आकर अपनी वक्तव्य के लिए भी खेद व्यक्त किया और मैंने भी कहा कि सर मेरा कोई व्यक्तिगत आपसे है नहीं। और अभी कुछ दिन पहले मैं मिला भी था उनसे, तो मैंने उनको बताया कि सर हम तो कर नहीं सकते क्योंकि अब वो काम छोड़ दिया है, लेकिन मेरी आपको शुभकामना है। ना मैं जगन मोहन रेड्डी की मदद कर रहा हूँ, ना आपकी ओर से फॉर्मली कोई मदद कर पाऊंगा, लेकिन आप जीतिए और अब हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैंने उस काम को छोड़ दिया। लेकिन संबंध बनाने में आपकी महारत तो है, क्योंकि ममता बनर्जी भी आपको भाई मानती हैं, राखी बांधती हैं। मानती हैं, उनसे दीदी का रिलेशन है, जाते हैं घर पे चॉप खिलाती हैं बना के, और मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं संबंधों को बिगाड़ता नहीं हूँ, बिना वजह बेवजह मैं संबंधों को बिगाड़ता नहीं हूँ। और जिन मेरे मदर फादर ने जो मुझे सिखाया है कि जिन लोगों ने भी जीवन में आपकी कभी मदद की हो किसी फॉर्म में, उनके प्रति आपको एहसानमंद होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। इस केस में तो आपने उनकी मदद की, इतना बड़ा चैलेंज उनके सामने था नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। वो लोग भी अच्छे से ट्रीट करते हैं। अब मेरी उनसे अपेक्षा है नहीं कि मैं राज्यसभा चला जाऊं, मैं उन्होंने उस तरह के सारे ऑफर दिए होंगे। जिनके साथ भी आप काम करते हैं लोग इस तरह के ऑफर देते हैं कि आप राज्यसभा में चले जाइए, आप हमारे पार्टी में रहिए, लेकिन मेरा वो लक्ष्य नहीं है जीवन में कि मैं किसी पार्टी से राज्यसभा में चला जाऊं। इसलिए मैं मतलब संबंध बने रहते हैं, मैं अपना काम अपनी जर्नी लेकर आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन ये आज भी लोग जानना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव मुश्किल चुनाव था, लगता था कि बीजेपी 200 सीटें जीतेगी, पूरी ताकत लगाई थी, एकदम हिंदुत्व की लहर दिखाई दे रही थी। ममता बनर्जी जहां जाती थी जय श्री राम के नारे लगते थे, लेकिन वो पासा पलट दिया। मैं वहां जून 2019 में गया था और मई 2021 में चुनाव के रिजल्ट आए। 2 साल कोरोना के उस दौर में भी एक घर नहीं आए, कोई दूसरा काम नहीं किया, बंगाल के एक एक बूथ, गांव, ब्लॉक उसको समझा, प्रयास किया। और 2-3 चीज़ें जो हम लोगों ने करी वहाँ पे, जिस पर मीडिया ने इतना ध्यान नहीं दिया और बीजेपी ने भी ध्यान नहीं दिया। पहला जो हम लोगों ने एक कैंपेन वहाँ किया, दीदी के बोलो, जिसमें कोई 75 लाख लोगों ने फ़ोन करके दीदी को बताया, मतलब उनके ऑफिस को बताया कि उनकी परेशानी क्या है, उनकी शिकायत क्या है, उनकी समस्या क्या है, वो किस बात से नाराज़ हैं। और फिर उसके बाद एक वहाँ मैंने कार्यक्रम लॉन्च किया था, द्वारे सरकार, जिसमें करीब करीब 2 करोड़ 80 लाख लोग खुद से चलकर कैंप में आए और उनकी समस्याओं का निपटारा किया गया। अब मीडिया को मैं ये बताता हूँ तो लोग कहते हैं हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए ये आदमी आपका छोड़कर टीएमसी का चला गया, उससे क्या होगा? मैं उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पब्लिक अगर साथ में आएगी तो व्हाट एज ए कैंपेन मैनेजर हम लोग क्या करते हैं, अगर एक लाइन में आप मेरी जॉब समरी पूछेंगे तो हमारा काम है नीचे के लोगों की बात को सुनना और सुनकर एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स तैयार करना। ये जो हिंदी में हम लोग कहावत सुनते हैं कि राजा भेष बदल कर निकले तो उनको पता चला, इसमें जीवन की बहुत बड़ी रूलिंग क्लास के लिए एक सीख है। ये लाइन क्यों बताया जाता है? राजा जो भी है, जो भी चेयर पे बैठा है, उसके लिए ग्राउंड की स्थिति को सुनना समझना करीब करीब इम्पॉसिबल है। चाहे वो कितना बड़ा ग्रास रूट लीडर हो, चाहे उसका कितना बड़ा तंत्र हो, चाहे जितने लोग उसको फीडबैक दे रहे हो, उसको सही जानकारी नहीं मिलती है। तो हम लोग का काम है कि ऑन द बिहाफ ऑफ द लीडर वी हियर व्हाट पीपल आर टॉकिंग ऑन द ग्राउंड, और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वी गेट दैट राइट। अगर आप उसको कोहेरेंट तरीके से सुने और उसको रिस्पॉन्ड करें तो जनता को इसमें थोड़ी ना इंटरेस्ट है कि किसको लाएं किसको हटाएं। उनको तो अपनी परेशानियों से मतलब है, वो एक सेंसिटिव गवर्नमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं ऐसी गवर्नमेंट जो कि रिस्पॉन्सिव हो उनके नीड्स की। जो लीडर ऊपर बैठते हैं उनको पता ही नहीं चलता है, नीचे से सब कुछ खिसक जाता है। जो लोग दूर से ममता बनर्जी को देखते हैं, लगता है कि वो वन मैन शो हैं, वो किसी की बात नहीं सुनती, जो चाहती हैं वो करती हैं। नहीं, मुझे ये बात लोगों ने बताया था जब ये अनाउंस हुआ कि मैं उनको मदद करने जा रहा हूँ, कि लोगों ने ये लिखा कि अरे ये तो वाजपेयी जी की बात नहीं सुनी, प्रशांत किशोर की इस खेत की मूली है, भाजपा वालों ने भी कहा। लेकिन मेरा अपना अनुभव दीदी के साथ 2 साल का, उन्होंने शायद ही कभी किसी बात को लिए ना कहा हो, अपना काम करने का उनका तरीका है, लेकिन मुझे 2 साल काम करने में उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो कुछ भी हम लोग करना चाहते थे या समझते थे कि करना सही है, वो कर पाए, और उसका नतीजा भी आपको देखा। टीएमसी वहाँ जीती है, बड़ी बात नहीं है। टीएमसी 15 साल 20 साल के अपने एग्जिस्टेंस में सबसे बड़ी 48% वोट लेकर बंगाल जीती, जो कभी किसी ने उनका वोट परसेंटेज 6% परसेंटेज पॉइंट बढ़ गया, 43 से बढ़कर 48% वोट बढ़ गया। इंक्रीमेंटल वोट हम लोग लेकर आए, वो बहुत बड़ी सफलता है। बीजेपी का हमेशा एक्सप्लेनेशन रहता है कि वहां पर 30-32% मुसलमान वोट है और ममता बनर्जी को ये सारे एन ब्लॉक पड़ते हैं। नहीं, 27% मुसलमान है, ममता बनर्जी को 48% वोट आया है, तो सिर्फ मुसलमानों के वोट होते तो 48% वोट कैसे आता है? आपके कैंपेन्स के नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे चाय पर चर्चा, पंजाब द कैप्टन, कैप्टन द पंजाब, तो आपके पास ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? ये मेरे आइडिया नहीं होते, जो बच्चे काम करते हैं हम लोग के साथ, तो
मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा काम है बस लिसनिंग का। तो जैसे अगर मुझे कोई कैंपेन का नाम बनाना है और 50 बच्चे हैं तो मैं आपको बोलूँगा एक सब कोई लिखो, 2-2, 3-3, 4-4, 5 नाम लिखो, फिर उसी में से कुछ 4-5 निकल के आते हैं, फिर उसको लेकर हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं। जैसे चाय पे चर्चा, जिसकी सबसे बड़ी चर्चा होती है चाय पे चर्चा की, इसका नाम चाय चौपाल मोदी जी ने सजेस्ट किया कि इसका नाम रखिए चौपाल। उनके दिमाग में था कि इसको चाय चौपाल कहा जाए, और मेरे डेटा से या फील्ड से मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, इसको चाय पे चर्चा ही कहा जाए। और मतलब मोदी जी वो मान नहीं रहे थे, तो फिर भी वी वेंट अहेड विद चाय पे चर्चा, और एकदम आइकॉनिक बन गया। लोग अभी तक उसी को चलाए जा रहे हैं। तो अगेन वी गो बाई द विजडम ऑफ क्राउड, व्हाट पीपल थिंक दे लाइक, वी गो विद दैट। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा समझ वाला हूँ या मुझे सपने में ये नाम आते हैं। जो नाम वेरियस ऑप्शंस मिलता है उसको ऑब्जेक्टिवली विदाउट गेटिंग कि भैया अच्छा मोदी जी ने बोला है तब तो इसको चेक भी क्यों करेंगे, तो 4-5 नाम आए, उसको चेक किया, सर्वे किया, लोगों से पूछा, लोगों को लगा नहीं चर्चा ज़्यादा इफेक्टिव है तो चर्चा ही लगा लिया। आप जितने अपने आप को मॉडेस्ट कहते हैं, जनता उतना नहीं मानती, लोग भी उतना नहीं मानते। अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जी, तो किसी पार्टी ने आपको अप्रोच किया है कि आके जरा हमारी रणनीति बना दीजिए? नहीं, लोग देखो बात करते रहते हैं, लेकिन 2021 में जब मैंने फॉर्मली कह दिया कि मैं उस स्पेस में ही नहीं हूं, तो स्वाभाविक तौर पे लोग जान रहे हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। तो जब मैं अवेलेबल ही नहीं हूं, मैं 16 महीने से तो बिहार के गाँव में रह रहा हूँ, तो मैं किसी की मदद कैसे करूँगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पर लीडर जो जानते हैं वो फ़ोन करके थोड़ी बहुत बात, या कभी मिले तो बातचीत हो सकती है। लेकिन मैं एक्टिवली जो काम करता था उस काम को ना करता हूँ, ना मैं आगे कभी जीवन में किसी के लिए नहीं करूँगा। अब समय कम बचा है, लेकिन जिस स्पेस में आप काम कर रहे हैं उस पर कुछ बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अगला इल्जाम प्रशांत किशोर, चुनाव भी लड़ेंगे, पार्टी भी बनाएंगे, बिहार में सरकार भी बनाएंगे। बिहार में जनता पार्टी भी बनाएगी, वो चुनाव भी लड़ेगी, और भगवान ने चाहा तो अगली बार जब आपकी अदालत में मैं आऊँगा तो वहाँ से जीत कर ही आऊँगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं पॉलिटिकल रणनीतिकार प्रशांत किशोर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में जन सुराज के एक्टिविस्ट प्रशांत किशोर पर आरोप है कि ये अपने आप पर मंत्रमुग्ध हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मोदी जी को पीएम बनाया, इतने सारे सीएम बनाए, अब मैं खुद मैदान में उतर के मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं, ऐसा कोई एस्पिरेशन नहीं है मेरा। मैं जो प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैंने जीवन में पिछले 20 साल सीखा, पहले 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर 10 साल पॉलिटिकल स्पेस में, मेरी एक अपनी सोच है कि इट इज़ टाइम फॉर मी टू गिव बैक टू माई प्लेस विच इज़ बिहार। आज बिहार देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक नई व्यवस्था बनाई जाए, और उस व्यवस्था को बनाने में मैं कुछ अगर योगदान कर सकता हूँ, लीड कर सकता हूँ, जिम्मेवारी ले सकता हूँ, तो वही करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रशांत जी, जिस चीज़ के लिए आपको पूरे देश की जनता अप्रिशिएट करती है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर अप्रिशिएट करते हैं, सब मानते हैं कि आप एक रणनीतिकार हैं, आप एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी पहचान है, उसको छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि जो मैं करना चाहता हूँ जीवन में, वो जो चीज़ छोड़ा है उससे बहुत बड़ी है। बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता जो आज 25, 30, 40, 50 सालों से पिछड़ गई है पूरे देश के मुकाबले। बाहर जब आप बिहार से जाते हैं तो बिहारी कहा जाना ही एक तरह से गाली, अपमान बना हुआ है। उस चीज़ को सुधारने के लिए एक बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार से होने के नाते अगर ये प्रयास अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा। इसलिए मैंने ये जिम्मेवारी खुद पर ली है, और काम मैं वही कर रहा हूँ जो पहले करता था। पहले मैं नेताओं को सलाह देता था, पहले उनको बताता था कि तुम अपने पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे आप बनाओ, कौन सा कैंपेन करो, जनता को कौन सा मैसेज लेकर जाओ, कैसे चुनाव लड़ो, कैसे जीत कर आओ। काम मैं वही कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ मैंने उसके पात्र बदल दिए। अब मैं नेता और दल को नहीं, बिहार की जनता को समझा रहा हूं, गाँव का जाकर आप समझाते नहीं। मैंने आपके भाषण देके आप जनता को डांटते हैं। बिल्कुल डांटता हूं। आप जनता से कहते हैं 500 रुपए लेके, मुर्गा भात लेके तुम वोट दे देते हो। बिल्कुल, उनको मैं ये बता रहा हूँ, और ये कई लोग मुझे अभी कहते हैं कि भैया आप तो लताड़ रहे हैं लोगों को। तो ये एक नया अटेम्प्ट भी है राजनीतिक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में। अगर आप देखेंगे, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि आप जो गलती कर रहे हैं, जब तक आप उसको नहीं सुधारोगे तब तक कोई नेता को गाली देने से बात नहीं बनेगी। और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे जनता जनार्दन हैं, आप मेरे माई बाप हैं, आप मुझे वोट दे दो, मैं आऊँगा सब ठीक कर दूंगा। मैं उनको ये कह रहा हूँ जब तक आप नहीं सुधरोगे
तब तक ये सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार ने सबके राज देख लिया। प्रशांत जी, मैंने आपको वहां के मुस्लिम लोगों से बात करते हुए सुना है, आप उनसे कह रहे हैं कि तुमसे ज्यादा मुर्दा कौम मैंने नहीं देखी। नहीं, ये सब मैंने मुर्दा कौम नहीं कही, मैंने ये कहा है कि आपसे ज्यादा डरा हुआ कौम मैंने नहीं देखा है। क्योंकि जब आप मुसलमानों से मिलते हैं तो वो आपको अक्सर मुस्लिम लोग ये कहते हुए आपको मिलेंगे कि हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। और मैं उनको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपका जो राजनीतिक बिहेवियर है वो तो उससे मेल नहीं खाता है, क्योंकि आप तो सिर्फ वोट इसलिए दे रहे हैं कि आपको भाजपा से डर लग रहा है। तो अगर आप अपने और अपने कौम की, अपने समाज की, बच्चों की बेहतरी चाहते हैं तो उस डर से निकलिए और जो आपके लिए बेहतर कैंडिडेट है, जो बेहतर उम्मीदवार है, उसको वोट कीजिए। सिर्फ भाजपा को हराने के नजरिए से वोट मत कीजिए, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने को जिताने के लिए वोट कीजिए, डरिए मत। ये बात बता रहा हूँ। और ये मैं एकमात्र आदमी हूँ जो ये मुसलमानों के बीच में बैठ के उनको ये कहता हूँ। मैं मुसलमानों को ये बात कह रहा हूँ कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। मैंने उसी वीडियो में ये भी कहा है कि आपकी हालात इसलिए ऐसे हैं कि आपकी कौम में, जो पैगंबर साहब ने बताया कि जीवन में बिना जद्दोजहद के कुछ हासिल नहीं होता है, और आज का मुसलमान, आज का जो राजनीति करने वाले जो मुसलमान हैं, वो जद्दोजहद नहीं करना चाह रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, वो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। वो कोई ना कोई देख रहे, कोई अलायंस बन जाए, कोई आदमी खड़ा हो जाए, कोई ममता दीदी आ जाए, कोई राहुल आ जाए, कोई लालू आ जाए, कोई प्रशांत किशोर आ जाए और वो हमें भाजपा से निजात दिला दें। वो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बात मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो जो उनके कौम में बातें बताई गई हैं, जो कौम की बुनियादी बातें हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपने कौम की जो बुनियादी बातें हैं सामाजिक जीवन के सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से, उन बातों को अपनाएंगे तो आपकी स्थिति बेहतर होगी। तो आप चुनाव भी लड़ेंगे, पार्टी भी बनाएंगे, बिहार में सरकार भी बनाएंगे? बिहार में जनता पार्टी भी बनाएगी, वो चुनाव भी लड़ेगी, और भगवान ने चाहा तो अगली बार जब आपकी अदालत में मैं आऊंगा तो वहां से जीत कर ही आऊंगा। हम एक दो सवाल और ले सकते हैं जी। सर, मेरा ये सवाल था कि आपको कई ऑफर आया आपकी लाइफ में मूवी बनाने के लिए, और आप हाल ही में सुनने में आया था मुंबई गए शाहरुख खान जी से मिलने, तो आप इसी सिलसिले में मिलने के थे, बात सच है? नहीं, शाहरुख खान जी से मिलने एज ए दोस्त मित्र के नाते गए थे। वो कई बार मिल चुके हैं, वो जाते रहते हैं। तो कभी एक खबर चूंकि आ गई तो मीडिया वालों ने उसको एक और एक जोड़ दिया कि प्रशांत किशोर मिल रहे हैं शाहरुख खान से। इसका मतलब या तो शाहरुख खान पॉलिटिक्स में आ रहे हैं या प्रशांत किशोर पर पिक्चर बनाने जा रहे हैं। दोनों में कोई बात नहीं है। हम लोग एक ट्रस्ट को लेकर, एक बिहार देश में एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाने को लेकर हमारी उनसे कई बार बात हुई थी, उसी संदर्भ में मिले थे। फिल्म बनाने की जहाँ तक बात है, वो ऑफर लोग देते हैं, आ रहे हैं, कई लोग मिले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं कर लिया है जिस पर फिल्म बनाने की जरूरत है। तो मैं उनको अभी तक तो सबको पोलाइटली, अगर आपके ऊपर फिल्म बने तो उसका किरदार कौन प्ले करेगा? अब मुझे लगता है कि अभी फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है। किरदार अगर प्ले करना है तो मुझे लगता है somebody like मनोज वाजपेयी कैन प्ले द रोल, और पंकज त्रिपाठी, ये दोनों लोग हमारे दोस्त हैं, बिहार के हैं, और बिहार के हैं, दोनों दोस्त भी हैं, और उत्तर भारत की कम से कम राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से ज़्यादा वाकिफ हैं। तो दोनों में कोई एक रोल कर सकते हैं। प्रशांत जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और अच्छी बात है, आपने किसी बात को टालने की कोशिश नहीं की, सीधे से जवाब दिए, सच्चाई से जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज नरेश कौशिक का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया प्रशांत किशोर पर। उनसे उनकी राजनीतिक स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा, नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा, राहुल गांधी के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में, हर लीडर के बारे में जिसके साथ उन्होंने काम किया है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज नरेश कौशिक के फैसले का। आपकी अदालत में आज का मुकदमा थोड़ा असाधारण था। ये दरअसल दो राजनीतिक पंडितों के बीच में बातचीत थी। प्रशांत किशोर तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, सब जानते हैं, और रजत शर्मा भारत के वरिष्ठतम राजनीतिक पत्रकारों में से हैं। और आप जानते हैं कि भारत में हर व्यक्ति का राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, हर तीसरा आदमी पॉलिटिकल कमेंटेटर होता है, और लगभग हर पत्रकार अपने को राजनीति का विशेषज्ञ समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। सच बात यह है कि भारत में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो हैं प्रशांत किशोर। ये दरअसल दुनिया में, खासकर पश्चिमी देशों में तो ये परंपरा है, व्यावसायिक रूप से
लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रशांत किशोर ने एक नई परंपरा शुरू की है और इसलिए ये अदालत उनको ये निर्देश देती है कि आप अपना जन सुराज अभियान जारी रखें, लेकिन आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को ना छोड़ें। भारत को बहुत ज़रूरत है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की, और आप भारत के अकेले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं इस अदालत के विचार से, इसलिए आप इसको ना छोड़ें, इसको जारी रखें। लेकिन आपको अपने जन सुराज अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले वर्षों में जिस तरह के हालात बिहार में रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों की बिहार को बहुत ज़रूरत है। बिहार को विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत है और जनसुराज एक अच्छा प्रयास है। लेकिन मैं भी नरेश कौशिक की बात से सहमत हूँ। उन्हें जो अपना राजनीतिक रणनीतिकार का रोल है वो नहीं छोड़ना चाहिए। ये भूमिका करने के लिए आज देश में और कोई नहीं है। आपकी अदालत का ये मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।